ओके जी, गुड इवनिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा कंपनी ऑडिट। आज की हमारी थोड़ी सी क्लास लंबी होने वाली है। उसका रीज़न है कल की हमारी क्लास छोटी लगी थी, और मे भी अगर हमने थोड़ा सा अच्छा कोऑपरेट किया तो चैप्टर ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज कल तो हो ही जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब जल्दी से हम देखते हैं कि पिछली क्लासेस में क्या क्या हो चुका है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आप मूव कर जाएंगे। कंपनी ऑडिट चैप्टर चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होते थे? 139 to 148। तो टोटल नंबर कितने हो गए? ये 9 या 10? ये हो गए 10 सेक्शन। 141 हो चुके हमारा। 141 में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन था। एलिजिबल कौन कौन होता था? सीए इन प्रैक्टिस, सोल प्रोप्राइटर यानी कि इंडिविजुअल, फार्म और एलएलपी। डिसक्वालीफाई होता था 141 का 3। सोच के देखो, यही थे 141 के 3। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट थे। सबसे पहला कौन डिस्क्वालीफाइड? बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा पार्टनर्स या एम्प्लॉई या ऑफिसर। फिर एम्प्लॉई या ऑफिसर के अगले पार्टनर्स। 141 का 3 का ए बी सी हो गया। डी का 1। डी के 1 में थे खुद, रुक जाओ, खुद सीए, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर। कैश को में सिक्योरिटीज नहीं रख सकता, लेकिन रिलेटिव रख सकता है। कैश को में नहीं, सिर्फ कंपनी में अब तो 1 लाख की फेस वैल्यू तक का। ठीक है, लेकिन अगर उसने 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू रखी हुई है, ये केस स्टडी आ गई तो 60 डेज में नहीं, तो 60 डेज में आपको एक्शन लेके जो 1 लाख से ज्यादा वाली है उसको बिकवा देना, सेल करवा देना, और 1 लाख तक होगा तब आप सीए बन सकते हो। 141 का 3 का डी का 2 बताओ। गारंटी नहीं था, इंडेटनेस था। इंडेटनेस कहां तक अलाउड है? 5 लाख तक। ठीक है, ऑडिटर को, उसके पार्टनर को, उसके रिलेटिव को। सीपीआर यानी कि सीए, उसका पार्टनर, उसका रिलेटिव। कैश को में कितनी तक इंडेटनेस हो सकता है? 5 लाख तक। फिर 141 का, बोलो मेरे साथ, 141 का 3 का डी का 3, उसमें क्या था? गारंटी 1 लाख का कैश को में। ठीक है, ई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हो सकते, लेकिन 2 एक्सेप्शन थी। कुछ सर्विसेज परमिट है। पहला था सर्विसेज परमिटेड हैं, जो प्रोफेशनल सर्विसेज परमिट है वहां पे अलाउड है, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एफ सीए का कोई रिलेटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर वो डायरेक्टर है उस कंपनी में तो आप सीए यानी कि ऑडिटर नहीं बन सकते। 141 का 3 का एफ हो गया। जी में थी सीलिंग लिमिट। जी में थी सीलिंग लिमिट 20 के अंदर एक्सक्लूड कर देनी है, यानी कि काउंट नहीं करनी। ओपीसी, स्मॉल डोरमेंट प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ तक होनी चाहिए, 100 करोड़ तक होनी चाहिए, वो भी काउंट नहीं होगी। या फिर इसके अंदर एक और पॉइंट भी था कि वो प्रैक्टिस और वो दोनों नहीं कर सकता। हाँ, कि अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो भी नहीं कर सकता। ठीक है, स्ट्रेस देखा आपने, मैंने 2 पॉइंट्स पे डाला है। एक 141 का 3 का डी का 1 2 3, या फिर 141 का 3 का जी में 2 पॉइंट थे। सीलिंग लिमिट 20, सीलिंग लिमिट में 4 काउंट नहीं होते। क्या क्या? स्मॉल, ओपीसी, डोरमेंट, प्राइवेट कंपनी 100 करोड़ से कम वाली, या फिर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाले। उसके बाद हो गया जी के बाद क्या आता है? एच आता है, पक्की बात है। ठीक है, एच में क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, टोटल आई तक थे ना। एच में आपके पास था अगर उसको 10 साल, देखो 10 साल है, फ्रॉड वाले में 10 साल, लेकिन 140 के 5 में 5 साल था। सेक्शन 140 में था 5 साल, 141 में 10 साल। कौन सा सेक्शन दोनों में से प्रीवेल कर जाएगा? यानी कि 141 को अगर अपन फॉलो करके 10 साल की जेल दे दें तो 140 की इज्जत भी बची रहेगी। वो तो 5 साल की मांग रहा था, आपको 10 साल की दे दी। ठीक है, और एक आई पॉइंट 144 की डिसअलाउड सर्विसेज अगर परमिट वो आपने दी तब भी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, ये अपना रिवाइज हो गया 141। अब 144 कौन सा होता है? कल हमने किया था मेमोरी टेक्निक, बीडी मार, बी से बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, आई से इंटरनल ऑडिट, डी से डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बीडी, आई से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट
बैंकिंग सर्विस, बीडी मार। एम से मैनेजमेंट सर्विस या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी अलाउड है, मैनेजमेंट सर्विस डिसअलाउड है। बीडी मार। ए से एक्चुरियल, फिर ए से एनी अदर, आर से रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस। बीडी मार यानी कि बीडी मार अलाउड नहीं है, बीडी पीना अलाउड नहीं है 144 में। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं 139 की कैजुअल वैकेंसी की। रैंडम टॉपिक उठा लेते हैं। 139 का कैजुअल वैकेंसी बताओ। कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज, टेनर अगली एजीएम तक, अगली एजीएम तक। लेकिन अगर वो केस रिजाइन वाला हुआ तो बीओडी 30 डेज में तो फिल करेगा, 3 महीनों में मेंबर्स की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। डन। अच्छा, गवर्नमेंट ऑडिट के केस में सुन लो ध्यान से, अभी मैं सेक्शन नहीं सुनना चाहता, प्रोविजन सुनना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑडिट के केस में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? इसकी वो लिमिट याद करें, 60 30 60। 60 में सीओजी, फिर बीओडी, फिर मेंबर, टेनर नेक्स्ट तक। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम में होगा। लेकिन सोचो थोड़ा और कुछ बताओ। सीएजी या मेंबर, लेकिन कितने दिनों में वो तो अपन देख लेते हैं। सीएजी है कि मेंबर है, आगे बताओ। 180 days of financial year. कौन? ऐसे तो नहीं, 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट के केस में कह रहे हैं सीएजी ही अपॉइंट करेगा। अब यहाँ पे देखो डेंजरस पॉइंट था, थोड़ा सा मैं भी भूल रहा था, थोड़े से आप भी भूल रहे थे। तो यहाँ पे अपने खतरे की घंटी डाली हुई थी। देखा जाए तो अपन ऐसे याद कर लेते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, फर्स्ट ऑडिटर भी सीएजी, सब्सिक्वेंट भी सीएजी। लेकिन याद रखना 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर इसको रिपोर्ट देनी होती है ना आगे सीओजी को, वो क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन में देना होता है, क्योंकि क्लोजर के 180 दिन में मेरे को रिपोर्ट देनी है, और क्लोजर के 180 देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अगले साल का कमेंसमेंट ईयर बन जाएगा, तो उसको अपॉइंट भी करना है। एक आपके पास पॉइंट मैं पूछना चाहता हूँ लिमिट्स वाला, ठीक है। लिमिट्स वाली अपन ने बड़े तरीके से याद करी थी। ऑडिट कमेटी का सेक्शन 177. बिल्कुल ठीक है, 177। ऑडिट कमेटी किस किस कंपनी के लिए जरूरी होती है? ऑडिट कमेटी यानी कि अमीर लोग। अमीर लोगों में क्या था? Every listed company. अमीर नहीं, पहले वो अच्छा. फैक्ट डायलॉग अपना कैसे अपन ने याद किया था? 10, 50, 100. 10, 50 और 100. 100। 10, 50, 100। 10 क्या थी? पेड अप शेयर कैपिटल। 50 क्या थी? बोरोइंग। 100 क्या थी? टर्नओवर। पहले एक बार देख लेते हैं, 10, 50, 100। 100 तो लास्ट में था, ठीक है। 10, 50, 100। 10 है आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल, 50 क्या बोरोइंग, और 100 है आपके पास टर्नओवर। इसको याद कैसे रखा था अपन ने? 10, 50, 100 अमीर लोग, ऑडिट कमेटी। एक आपके पास था रोटेशन का पॉइंट। रोटेशन अगर इंडिविजुअल है 5+5, 5 के लिए लगोगे, 5 के लिए हटोगे, ठीक बोल रहा हूँ। 5 के लिए लगोगे, 5 के लिए हटोगे। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 10 लगेंगे, 5 के लिए हटोगे। और अदर प्रिस्क्राइब्ड, ये वाले जो लगना हटाना है किस किस कंपनियों को लगना है? एक तो लिस्टेड को, या फिर अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज। अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज में क्या था? 50-50। देखो 150-50 था, 1 नहीं था यहाँ पे। 10-10-50 था, देखना कि 10-50-50 था। 10-50-50 होगा। 1 तो कारों में था, क्यूट सा छोटा सा, वो अपने वैसे याद किया था। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज 10-50-50 है। 1 आएगा तो कारो क्यूट है ना, तो 1 वहां पे होगा, यहाँ पे 10-50-50। 10 पब्लिक कंपनीज, पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ पे बोरोइंग वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहला है लिस्टेड, फिर है अनलिस्टेड पब्लिक 10 करोड़, अनलिस्टेड प्राइवेट 50 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल ही है, फिर था बोरोइंग, ऑल कंपनीज था यहाँ पे तो 50 करोड़, और लिस्टेड कंपनी तो है ही है। ये वो कंपनीज हैं जिनको अपना ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा। अगर ये कंपनी में कोई सीए चल के आ रहा है, उस सीए से बोलो कि भाई साहब आप फार्म हो के इंडिविजुअल, वो कहेगा इंडिविजुअल, तो 5 के लिए आओ, 5 के लिए जाओ। फिर उससे पूछो आप कौन हो, कहेगा फर्म, 10 के लिए आ जाओ, 5 के लिए चले जाना। डन। इसके बाद आप आ जाते हैं 143 पे। 143 में हमने कल देखा था ऑडिटर्स की ऊपर आपको ड्यूटीज दी गई थी, तो थोड़ी सी थी, 2-4, 6 पहले थी, 9 फिर थी, 4 फिर थी, 3 फिर थी, 2 फिर थी, इतनी थी। तो सबसे पहले थी 6 में आपके पास था प्रोप्राइटरी ऑडिट के मैटर्स थे। प्रोप्राइटरी ऑडिट के मैटर्स अब पढ़ते हैं जो लिंक्ड थे नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, जिसमें पहला था आपके पास लोन और एडवांसेस दिए हैं प्रॉपर्ली सिक्योर और उसकी टर्म्स। दूसरा लोन को एडवांसेस तो नहीं, डिपॉजिट तो नहीं दिखाया हुआ,
तीसरा, बुक एंट्रीज प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो आपने बेची है, यानी कि आपके एसेट साइड वाली इन्वेस्टमेंट, वो परचेज प्राइस से कम तो नहीं बेची। अगर बेच दी है, फांसी पे नहीं चढ़ा देना, सिर्फ आपको नोटिंग करनी है, बताना है। समझ गए? ये नहीं कहना कि क्यों बेची, भाई ठीक है मार्केट प्राइस कम चल रहा था, सिर्फ आपको रिपोर्टिंग करनी है। पांचवा, अगर शेयर्स अलॉट किए आपने, कैश मिल गया, फाइनेंशियल पोजीशन में दिखा दिया, रेगुलर है, मिसलीडिंग नहीं है। और छठवां, पर्सनल को रेवेन्यू में नहीं दिखाया। एक बार 6 खुद से बोलोगे अपने आप ईमानदारी से। आप खुद मन में सोच के देखो, आपको 6 पॉइंट क्लियर है? जल्दी से कीवर्ड्स मन में बोलना एक बार। 6 पॉइंट हो गए प्रोप्राइटरी मैटर्स। उसके बाद आपके पास थे अदर मैटर्स, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले, टोटल थे 3। एफएस के ऊपर, ठीक है, रिपोर्ट मेंबर्स को देनी है, और सारी ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर। फिर उसके बाद था अलग से 9 मैटर्स और, ऑब्टेन और इन्फॉर्मेशन, ब्रांच वाला, तीसरा फिर से ब्रांच वाला था, रिटर्न्स के साथ एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई एडवर्स इफेक्ट है फंक्शनिंग के ऊपर। उसके बाद डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर एग्जामिशन थी। ओपीसी स्मॉल या फिर प्राइवेट कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 से नीचे हो और बोरोइंग 25 से नीचे हो, उसके ऊपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं लगेगा। जिसके ऊपर लगना है तो आप हमें रिपोर्टिंग करके बताओ कि लगाया कि नहीं लगाया। कोई क्वालिफिकेशन, ओपिनियन और एएस अप्लाई, ठीक है। इसके बाद अभी जान छोड़ी नहीं थी सीए की, इन्होंने बोला अभी 4 मैटर और बता दो जाते जाते। पेंडिंग लिटिगेशन क्या आपको डिस्क्लोज कर दी, जो ऐसे 501 के अकॉर्डिंग होता था। क्या प्रोविजन बनाए है, क्या आईपीएफ में डिले तो नहीं कर रहे, और नोटबंदी की डिटेल बता दो कि उस दौरान डेट क्या थी, 8 नवंबर। पीयू में थे उस दिन हम, लाइब्रेरी से निकले थे खाना खाने, 40 रुपए का टिफिन आता था। उसके बाद हमने 1,000 रुपया बैंक से निकलवाया नहीं सॉरी, मतलब एटीएम में खड़े थे, तो एटीएम में वो न्यूज, मतलब जो भी है वो स्क्रीन सी लगी होती है, एटीएम के बाहर लगी हुई थी। पीयू में जिसको जो गया होगा, तो वहां पे वो स्टूसी सा बना हुआ है, तो वहां पे सारी हलचल चल रही थी। हम सोच रहे हैं हम टैक्स पढ़ के आ रहे हैं और इधर मतलब तूफान ही मचा हुआ है। तो ये उस दिन की बात है, 8 नवंबर, क्योंकि हमारे पेपर थे ना, 10 नवंबर को मेरा पेपर था, 10 या 11 को पोस्ट का। उसके बाद आपके पास है गवर्नमेंट कंपनी के केस में डायरेक्शन उसकी फॉलो की है कि नहीं, सप्लीमेंट्री ऑडिट 60 दिनों के अंदर रिपोर्ट मिलने के करवा सकते हैं। ये क्या होती थी, एक एक्स्ट्रा ऑडिट होती थी सॉर्ट ऑफ, कि अगर आपको कुछ और करवानी है, या फिर टेस्ट ऑडिट भी गवर्नमेंट करवा सकती है, ठीक है। रिपोर्टिंग और अदर मैटर्स भी आ गए थे, सीजी बता सकता है और कुछ। फ्रॉड हमारा हो गया था, 1 करोड़ से कम है तो सिर्फ भाग भाग के जाओ बीओडी या ऑडिट कमेटी के पास, और बोर्ड रिपोर्ट में पान खा लो। पान यानी कि पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट, एक्शन, नेचर ऑफ फ्रॉड। और अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी बीओडी के पास जाओ, 45 डेज में उनके रिप्लाई का वेट करो। रिप्लाई का वेट, आप जैसे रिप्लाई आता है 30 डेज में सीजी के पास जाओ। इसमें भी पान खाना था लेकिन छोटा खाना था, तो आप कुछ वैसे याद मत करना, आप बड़ा पानी खाना दोनों केसेस में। क्या ये है ना, एक्शंस लिख देना। उसके बाद आ रहा है ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट हमने कल शुरू कर लिया था, हाँ ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक निकल के आ रहा है एसए 600, एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अनदर ऑडिटर का मतलब होता है दूसरा ऑडिटर, ठीक है। जैसे कि कोई हेड ऑफिस है, उसकी कोई ब्रांच हो सकती है, सब्सिडरी हो सकती है, ठीक है, एसोसिएट कंपनीज हो सकती हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है उससे रिलेटेड। अगर उसकी ऑडिट मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, तो अनदर ऑडिटर छोटा बड़ा ऑडिटर नहीं है, ये अनदर ऑडिटर है, हमारे इक्विवेलेंट ऑडिट, लेकिन हम ऑडिट नहीं कर रहे। लेकिन हम इसको समझने के लिए बोल के चलेंगे, एक होता है प्रिंसिपल ऑडिटर, मेन ऑडिटर जो होगा, एक होगा अदर ऑडिटर। यहाँ पे अनदर है, और बीच में देखो, मतलब मैं तो फूला नहीं समाता इनके शब्द देख के कि भाई आप लोग ऐसे 600 में नाम लिख रहे हो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, फिर उसके बाद डेफिनेशन शुरू हो रही है, उसको बोल रहे हैं अदर ऑडिटर। भाई एक जगह एक ही कर लो, कितनी मतलब अंग्रेजी सिखानी है आप लोगों ने, या उनकी अंग्रेजी वीक है या हमारी वीक है, या उनके कॉन्सेप्ट डाउन है या हमारे डाउन है। लेकिन छोटी मोटी कंफ्यूजन तो ये दूर कर ही सकते थे। तो स्टैंडर्ड का नेम क्या याद रखना है आपको। अब हर बार होता क्या है, स्टूडेंट को दिक्कत आती है, ऊपर अनदर था कि नीचे अनदर है, तो याद रख लेना स्टैंडर्ड का नाम वो हाई फाई रखना चाहते थे, यानी कि बड़ा, अनदर अंदर छोटा। डन। तो कह रहे हैं ऐसे 600,
यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर की। अगले पेज पे आ जाओ। एक होता है प्रिंसिपल ऑडिटर, ये रहेगा आपका बड़ा ऑडिटर। ऑडिटर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी को लिखो अवर क्लाइंट, तो साइड पे लिखो एंटिटी। एंटिटी कौन है? अवर क्लाइंट। तो प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट सा बनाता हूँ तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है पीए। पीए मतलब बड़ा ऑडिटर, ये बड़ा ही खुश रहता है, काम बड़ा आता है। एक होता है ओओ, इसको ओओ बोल लो, एओ बोल लो, तो मैं बोल के चलूंगा एओ, ठीक है, मैं एओ बोल के चलूंगा, थोड़ा ज्यादा होता है। ये थोड़ा छोटा मोटा लोग है, ये बस न्यूट्रल रहता है क्योंकि उसके बाद बड़ी कंपनी की ऑडिट है ना। अब दो चीजें, एक होती है आपके पास एंटिटी। एंटिटी यानी कि हमारा क्लाइंट और क्लाइंट। एक होती है इसकी छुटकी मुटकी ब्रांच, सब्सिडरी या एसोसिएट, कुछ भी बोल लो, ब्रांच, एसोसिएट या फिर सब्सिडरी, कुछ भी बोल लो। अब मेरे को बताओ सिनेरियो क्या बनेंगे। पीए जो है वो असली में इसका ऑडिटर है, वो इसकी ऑडिट करता है। एओ जो है, इसको मैं ए को थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, एओ, एओ इसकी ऑडिट करता है। डन। तो इसको जो बोलते हैं ना ब्रांच, एसोसिएट और कंपोनेंट को, ध्यान से देखना, ऊपर तो मैंने लिख दिया ना एंटिटी, ऑडिट में इसको बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट के नेम थे, चाहे ब्रांच बोल लो, एसोसिएट बोल लो, सब्सिडरी बोल लो। पिक्चर तो क्लियर हो गई कौन किसकी ऑडिट कर रहा है। अब आप देखते हैं, अब आप लैंग्वेज पढ़ोगे, अब आपको समझ आ जाएगा। ऑडिटर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है जो रिपोर्ट देनी है आपको, ऑडिट रिपोर्ट देनी है ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, यानी कि मेन हमारे क्लाइंट के ऊपर। व्हेन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स बाय अनदर ऑडिटर। तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बन रही है क्योंकि क्लाइंट के डेटा में ना, क्लाइंट के डेटा में यहां पे ब्रांच का डेटा भी कुछ इंक्लूड होता है। एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी तो कंसोलिडेशन हो रही होगी ना, तो ये वो सिनेरियोज निकल के आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया कि प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है, जिसकी वैसे तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एंटिटी है, लेकिन उसको अनदर ऑडिटर के साथ भी डील करना पड़ सकता है। तो क्या वो उसके काम को यूज कर सकता है, ये उसके स्टैंडर्ड का नेम है, यूजिंग द वर्क। फॉर एग्जाम्पल, भाई साहब आपने ब्रांच की डेप्रिसिएशन निकाल के रखी हुई है, मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, मेरे को डेप्रिसिएशन निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप ऐसे करो, जो डेप्रिसिएशन आपने निकाली हुई है वही मेरे को चार्ट दिखा दो, मैं ऊपर ऊपर से रिव्यू कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1, उसके काम को यूज कर लिया, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। या आप उसको ये बोल रहे हो कि ऐसे करो, मेरे लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखा दो, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अब देखते हैं अनदर ऑडिटर कौन है। ये वैसे मैंने आपको बता दिया, ऑडिटर अदर देन प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल कौन सा हो गया, मेन वाला। विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ। अब आपको टेक्निकल समझ में आ गया होगा, कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल ऑन ब्रांचेस, रिस्पॉन्सिबल ऑन एंटिटी, विच इज इंक्लूडेड। कह रहे हैं वो वाले कंपोनेंट जिसका डेटा इंक्लूड होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी में, जिसकी ऑडिट कौन करता है, प्रिंसिपल ऑडिट। कंपोनेंट क्या है देख लो, डिवीजन, ब्रांच, जॉइंट, कुछ भी बोल लो, जो मर्जी आप नाम ले लो, वो चीजें। अब आप देखते हैं ऐसे अप्लाई का होता है, ये स्कोप होता है आपका, स्कोप। ऐसे 600 अप्लाइज इन ए सिचुएशन वेयर द ऑडिटर, यानी कि अगर सिंपल पूरे चैप्टर में ना ऑडिटर वर्ड आएगा ना तो वो मेन ऑडिटर होगा, पीए, ठीक है। तो पहले ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऐसे 600 अप्लाई वेयर पीए रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, यानी कि हमारा क्लाइंट यूजेस द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। कह रहे हैं ये ऐसे तभी लगेगा अगर आप उसके काम को यूज कर रहे हो, अगर उसके काम को यूज नहीं कर रहे तो नहीं लगेगा, बात ही खत्म। तो जब आप उसके काम को यूज ही नहीं कर रहे फिर क्यों ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो। दूसरा है, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद दोज इंस्टेंसेस वेयर 2 और मोर ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड एज अ जॉइंट ऑडिटर, क्योंकि इसके साथ आपका लगता है ऐसे 299,
सोच के देखो कोई एक कंपोनेंट है, अब ध्यान से देखना एक बार के लिए, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अगर कोई कंपोनेंट, कोई एंटिटी है जहां पे दो सेम ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, 50% वो 50% वो, फॉर एग्जांपल P&L की ऑडिट मिस्टर ए कर रहा है, बैलेंस शीट की ऑडिट मिस्टर बी, तो यहाँ पे दो सेम ऑडिटर सेम पोजीशन पे एक बहुत बड़े क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हैं, कह रहे हैं वहां पे ये वाला काम मत करना, ये तो बड़े छोटे ऑडिटर के लिए काम है ना, ब्रांच का छोटा है, प्रिंसिपल ऑडिटर एंटिटी का बड़े वाला है। लेकिन जो दूसरा केस है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ जॉइंट ऑडिट, वो बड़े लेवल पे दोनों इक्वल लेवल पे काम कर रहे हैं, एक ऑडिटर से काम संभलता नहीं था या फिर आपको एक पे भरोसा नहीं है, तो कह रहे हैं इसलिए ये ऐसे वहां पे नहीं लगेगा जहां पे जॉइंट ऑडिट हो रही हो। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे 299 लग रहा होता है, तो जहां पे ऐसे 299 लग रहा है जबरदस्ती 600 थोड़ी लगाएंगे उसके ऊपर, तो 600 तब लगेगा जब आपके क्लाइंट की कोई सब्सिडरी है ब्रांच, सब्सिडरी है ब्रांच हम मान के चलते हैं मेन कंपनी से तो नीचे ही होता है ना, तभी तो हमारी सब्सिडरी या ब्रांच कहलाती है, तो यानी कि वो छोटा ऑडिटर कोई और है। नोर डज इट डील विद द ऑडिटर्स रिलेशनशिप विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, कह रहे कोई पिछला ऑडिटर भी है उसके साथ भी मतलब ये चीज नहीं लगती। मेन मुद्दे का पॉइंट ये था यहाँ पे, या तो आप अदर ऑडिटर का काम यूज कर रहे हो, दूसरा ये ऐसे अगर जॉइंट ऑडिट का केस हुआ तो ये ऐसे नहीं लगेगा। रीजन पता है क्यों क्या है? यहाँ पे ना आप थप्पड़ मार के उससे बुलवाते हो, भाई बता यार तू छोटे वाला है, नीच प्राणी, बता मेरे को, रिपोर्ट भेज, ये कर वो कर। क्यों? मैं भाई एंटिटी का ऑडिटर हूँ, तू कंपोनेंट का ऑडिटर है, मुझसे मुकाबला करेगा, यहाँ पे ईगो लेवल आ जाती है। जॉइंट ऑडिट होगा वहां पे दोनों बराबर की टक्कर के हैं, भाई बड़ा छोटा नहीं है, सेम कंपनी है, तू भी ऑडिटर मैं भी ऑडिटर हूँ, तू P&L की कर, तू बैलेंस शीट की कर। डन। एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर, ऑडिटर शुड कंसीडर, ऑडिटर कौन हुआ पहले लिखो, PA, ऑडिटर कौन हुआ ये PA। PA should consider whether the auditor's own participation is sufficient to be able to act as a principal auditor, तो पहले देखेगा खुद सफिशिएंट है जो भी को उसका काम यूज करना है। द ऑडिटर वुड कंसीडर द मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो पहला मटेरियलिटी चेक करेगा, लिखो कंसीडर मटेरियलिटी, वो देखेगा कि क्या मटेरियलिटी है, उस हिसाब से देखूंगा कि मेरे को सामने वाले के काम को यूज करना है कि नहीं। दूसरा उसकी डिग्री ऑफ नॉलेज, पीए की डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ नॉलेज लिख दो पॉइंट बी के सामने में, पीए नॉलेज, उसको लग रहा है जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तीसरा है रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट, तो तीसरा लिखो रोमम ऑफ कंपोनेंट या ब्रांच लिख दो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट। अगर आपको लग रहा है कि जो ब्रांच है, ब्रांच का डेटा को मेरे को कंसोलिडेट करना है लेकिन उसकी ऑडिट मेरे को लग रहा है अच्छे से हुई नहीं, वहां पे रोमम होने के चांसेस हैं, तो मैं दूसरे को बुलाऊंगा, उसके काम को यूज करूंगा। और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर सेट आउट इन दिस एसे रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑडिट बाय अदर ऑडिटर रिजल्टिंग इन प्रिंसिपल ऑडिटर हैविंग सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट, तो यानी कि पार्टिसिपेशन इन, तो लिखो डी पॉइंट को, पीएस पार्टिसिपेशन, पीएस पार्टिसिपेशन। तो आप देखो कि उसने क्या एडिशनल प्रोसीजर लगाया था, तो टोटल 4 पॉइंट है। जब आप एक्सेप्ट करोगे उसके काम को, मटेरियलिटी चेक कर लो, रोमम चेक कर लो कंपोनेंट में, डिग्री ऑफ नॉलेज देख लो क्लाइंट के बिजनेस की, और चौथा है क्या पार्टिसिपेशन आपकी उस ऑडिट में होती है और एडिशनल प्रोसीजर लगाता है ऑडिटर। कौन सा ऑडिटर? दूसरे वाला। 4 पॉइंट एक बार बोलो, एक बार। पहला मटेरियलिटी, दूसरा आपके पास है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, तीसरा आपके पास है रोमम ऑफ द कंपोनेंट, और फोर्थ आपके पास है पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट या फिर जो भी एडिशनल प्रोसीजर। एक बार फिर से 4 पॉइंट, याद रह जाएंगे 4 कीवर्ड, मटेरियलिटी, नॉलेज और रोमम और पार्टिसिपेशन। आ गया प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर। प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर, पीए किस हिसाब से उसके काम को यूज करेगा? पहला, विजिट द कंपोनेंट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ एसेंशियल। हेडिंग करा रहा हूं, बीच वाला आप पढ़ लोगे क्योंकि यहां से क्लियर हो रहा है।
पीए का प्रोसीजर क्या है? पीए का प्रोसीजर है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्रांच में जाने की जरूरत है तो चले जाओ, ठीक है, उससे बात कर लो, जो उसका काम यूज करना है कर लेना। तो पहला क्या है? विजिट द कंपोनेंट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ असेंशियल। दूसरा है कंसीडर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर इफ अदर ऑडिटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीआई, यानी कि बाई चांस अगर वो सीए नहीं है। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? विजिट द कंपोनेंट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ असेंशियल। सेकंड, check the professional competence of other auditor if he is not a member of ICAI. Perform procedure to obtain SAE that the work of OA other auditor is adequate for the PA purpose. एक बार हेडिंग के लिए देख, हेडिंग पढ़ना समझ में आ रहा है? आपको ये देखना है क्या? ये है मेन शब्द आपके लिए ना, ये है, ये भी नहीं है, ध्यान से, ये है पूरा। क्या अदर ऑडिटर का वर्क आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, उसमें आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अदर ऑडिटर ने सोच के देखो, आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, आप लोगों ने टेस्ट दे दिया, मैंने राघव को बोला कि टेस्ट चेक कर दे, राघव ने टेस्ट चेक कर दिए। अब राघव कौन हो गया? अदर ऑडिटर। राघव ने जो टेस्ट चेक किए वो हो गया राघव का वर्क, अदर ऑडिटर का वर्क। एट द एंड कौन हूं मैं? प्रिंसिपल ऑडिटर। मेरे को चेक करना है कि उसने सही से चेक किया कि नहीं किया। तो यानी कि मैं उसके काम को चेक कर रहा हूँ, वो वाले टेस्ट जो चेक हो चुके हैं मैं दोबारा से रिव्यू कर रहा हूँ कि ठीक से चेक किए कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग मेरे को एविडेंसेस लेने हैं। पहला एविडेंसेस मैं क्या ले सकता हूँ? कुछ भी लगा लो। क्या आप लोगों ने चीटिंग तो नहीं की? क्या मैं आप लोगों से वाइवा ओरल सेशन लगा सकता हूँ 5 मिनट का? मैं कैमरे में देख सकता हूँ कि राघव तो नहीं आपके साथ मिला जुला हुआ था? क्या राघव ने खुद इंडिपेंडेंसी मेंटेन की सीए की तरह, जैसे मैं मेंटेन कर रहा हूं? तो ये सब चीजें हैं। ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरे को क्या करना है? मेरे को राघव के काम को चेक करना है कि उसने अपना काम सही से चेक किया कि नहीं किया, ठीक से किया कि नहीं किया। मुझे प्रोसीजर परफॉर्म करना है पीए को। परफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग द वर्क ऑफ एओ इज सफिशिएंट और नॉट। तो while using the work of other auditor, principal auditor should ordinarily perform the following procedure. PO would inform the other auditor of matters such as area of special consideration. जैसे मैंने बोल दिया कि बीच में ना कोमल बहुत बोलती है तो उसको चुप रखना है, और अगर वो श्वेता से बात करे तो बहुत ज्यादा चुप रखना है। अगर बाई चांस ये बहुत ज्यादा बोलते हैं तो अलग अलग रूम में। पहला, एरियाज रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। किन किन काम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है पीए ओए को बता रहा है। प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन। समझते हो? कॉपी तो नहीं एक्सचेंज कर रहे, वर्ड्स तो नहीं एक्सचेंज कर रहे। इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन, अगर ब्रांचेस थोड़ी और ज्यादा भी हैं। डन। टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। टेस्ट कितनी देर में खत्म हो गया? पीए एओए को बता, ए पॉइंट में क्या है? पीए ओ ए को बता रहा है। पीए ओए, पीए ओए, पीए ओए, पीए ओए। वो उसको क्या बता रहा है? एक आपको एरियाज चेक करने हैं, दूसरा इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन चेक करनी है, टाइम टेबल चेक करना है। पीए किसको बोल रहा है? ओए। क्या फिर ये ओए ने ठीक से चेक किया कि नहीं? हेडिंग ये चल रही है। ये सब चीजें मैं चेक कर रहा हूं कि राघव ने ऐसा फॉलो कर लिया था कि नहीं। एडवाइज द अदर ऑडिटर। कौन एडवाइस कर रहा है? किसको? ओए को। ओए ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लायंस। कह रहे हैं कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी है। जैसे कि आप लोगों से शीट लेके स्टेपल करने हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगा देनी है, आज की डेट लिख देनी है, कुछ भी लगा लो तो वो ठीक है, खत्म। यहाँ पे हमने किया क्या? ओए के काम को यूज किया। क्या किया? ओए के काम को यूज किया या रिव्यू किया। पहला क्या था? विजिट की हमने ब्रांच अगर एसेंशियल है, या बुक्स एग्जामिन की। दूसरा उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक की। तीसरा ओए के वर्क को यूज किया टू ऑब्टेन द एविडेंसेस। रिव्यू द रिटन समरी ऑफ ओए प्रोसीजर। ओए ने मेरे को सब कुछ लिख के दे दिया, ओए ने मेरे को सब कुछ लिख के दे दिया, उसको रिव्यू करना है। माई डिस्कस विद द अदर ऑडिटर द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड, कि आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए थे, या रिव्यू करके दे दो मेरे को, रिटर्न समरी या मेरे को लिख के दे दो, ठीक है। तो मैंने उसको कंप्लीट क्वेश्चनियर चेकलिस्ट बना के दे दिया था, उस अकॉर्डिंग भाई मेरे को बता दे।
क्या किया यहाँ पे मैंने, समरीज वगैरह चेक की हैं, ओए की समरी है ना, उसने मेरे को रिटर्न समरी दे दी। कंसीडर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, इसी के लिए तो मैं लड़ रहा था। राघव ने मेरे को बोला कोमल तो चुप ही नहीं हुई, श्वेता उससे ज्यादा चुप नहीं हुई, कृतिका ने बुक्स ही खोल ली, अनुज बैठा सबको देख रहा है और कविता गाने सुन रही है। तो ये थी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो मेरे लिए रेलिवेंट थी। ये ओए ने पीए को बताई। पीए में कंसीडर इट एप्रोप्रिएट टू डिस्कस विद द ओए एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपोनेंट, मैनेजमेंट ऑफ द कंपोनेंट, द ऑडिट फाइंडिंग या अदर मैटर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सर्कल कर लो, अफेक्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ही में ऑल्सो डिसाइड टू सप्लीमेंट द टेस्ट। आहा, आ गया भाई, अब मेरे सामने टेस्ट करके दिखाओ, राघव के सामने तो बहुत बोल रहे थे है ना, अब मेरे सामने टेस्ट करके दिखाओ। देखो मतलब सिनेरियो तो ये निकल के आ गया था, अनुज के 25 में से 26 नंबर आने पे मजबूर हो गए थे, भाई मेरे सामने लेके दिखाओ। एक क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया, कुछ घुमा फिरा के, तो पहले भी लिख दिया, लास्ट में भी लिख दिया। तो ऐसा एक बार मैं करके आया था स्कूल में, पेपर आता नहीं था, आता था इन द सेंस कि हाँ ठीक ठाक, वो स्कूल वाले पेपर होते हैं ना। ये हमारी बात है क्लास +1 की, बिजनेस का पेपर था। तो अपन ने भी क्या किया, अब दिमाग, जब आपको चीज नहीं होती ना तो आपका दिमाग बड़ा चलता है, जब वो सिर पे पड़ती है ना। अब नहीं तो पेरेंट टीचर मीटिंग होनी थी, बिजनेस का पेपर था। बिजनेस होती है ना +1 में, बिजनेस होती है ना, तो बिजनेस वाला पेपर था। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया, पता था आता तो है नहीं, वो 3-4 चैप्टर थे, तो 2-3 जो क्वेश्चन आते थे कर दिए। फिर चालाकी से क्या किया कि जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, उसको फिर से पहले वाले क्वेश्चन को, सेकंड जो क्वेश्चन था उसको सेकंड लास्ट को दोबारा लिख दिया, मतलब एक क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख दिया। और चालाकी क्या यूज की मैंने जो समझ लो सेकंड क्वेश्चन के पॉइंट्स थे ना 7-8 या जो भी है, उनके नंबरिंग चेंज कर दिए, थोड़ा पैराग्राफ में लिख दिया, मैम ने भी चेक कर दिया। तो ये चीजें भी करी हैं। तो वही चीज है, अगर बाई चांस ऐसा सिनेरियो निकल गया जिसमें सारे क्वेश्चन ही किए हैं, इसका मतलब 25 में से 25 से भी ज्यादा आने लग जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही फिर मैंने अनुज का भी ऐसे ही था, 25 में से 26 नंबर। मैं क्या ऐसे कैसे, राघव कहता नहीं बढ़िया है, सारे क्वेश्चन अच्छे किए हैं। तो मैंने कहा सप्लीमेंट टेस्ट दे के दिया मेरे को एक एक्स्ट्रा, जहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है। गवर्नमेंट ऑडिट था 60 डेज वाला, ये भी वही है कि अगर मेरा मन कर रहा है कि कुछ मैं सप्लीमेंट टेस्ट करवा सकता हूँ कि भाई कुछ ऑडिट अब मैं अपने बिहाफ पे कर लूंगा। देन ये आपके पास टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर। ऐसे 600 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल टॉपिक्स हैं 4 नहीं थे 5। पहले में था आपके पास विजिट करनी है या वहां पे बुक्स एग्जामिन करनी है, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करनी है अगर वो मेंबर नहीं है। तीसरा ओए के वर्क को यूज करना है टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। फोर्थ आपके पास है रिव्यू द रिटन समरी। रिटन समरी किसकी, ओए की या पीए की, ओए की। और पांचवा आपके पास है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ अदर ऑडिटर्स, जिसमें सप्लीमेंट भी आ सकता है या उसके कुछ जो मैटर्स अफेक्ट कर रहे हैं। 5 पॉइंट एक बार खुद से बोलना। टॉपिक का नेम क्या है, एसे का नेम क्या है, 600 है क्या 610 है, एसे का नेम क्या है, ये 5 पॉइंट बोल लो। तीसरा, ओ वाह मेरे को सारे समझ आ गए, चलो ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंटेशन मैं नहीं कराता, बार बार वही चीज बोलता हूँ, कोई भी स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंटेशन अलग से नहीं पूछी जाएगी। अगर बाय चांस पेपर में आ जाता है ना, बहुत गंदी किस्मत है, बहुत ही माड़ी किस्मत, तब जाके किसी स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंटेशन आ सकती है। एक ऐसे 230 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेके, वो आता है पेपर में, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो पेपर में आता है। हर स्टैंडर्ड की लास्ट टॉपिक होता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, उसके आपको ज्यादा याद नहीं करने होते। बाय चांस अगर पेपर में आ गया, कभी 100 साल में एक बार आएगा, यानी कि 200 अटेम्प्ट में एक बार सर, हाँ। तो अगर आ भी जाता है पेपर में, तो जो वो स्टैंडर्ड की बात हो रही होती है ना, उस स्टैंडर्ड के बारे में जो पता लिख दो। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपोनेंट्स, कितने पीओ को क्या डॉक्यूमेंट करने हैं, कह रहे हैं कितने कंपोनेंट्स हैं जिसकी ऑडिट ओए कर रहा है। नेम ऑफ ओए, एनी कंक्लूजन रीच्ड बाय ओए, प्रोसीजर परफॉर्म रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स, कंक्लूजन रीच्ड, मैनर ऑफ डीलिंग, मॉडिफाइड रिपोर्ट। अगर ओए ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी, अच्छा भाई तू छोटा सा सीए है, तो अपने ब्रांच की क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है, कह रहा है कि चाहे छोटा हूं काम तो ईमानदारी से कर रहा हूं, ठीक है। आगे कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीए एंड ओए, कि तुम नीच प्राणी और तुम उत्तम प्राणी ऐसे रहोगे कि हम ठीक ठाक प्राणी रहेंगे। देयर शुड बी सफिशिएंट लाइजन बिटवीन द
कृतिका ने मुझसे कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था एसए 550 का, जिसका बाहर तो कोई टॉपिक का नेम नहीं था, लेकिन टॉपिक के अंदर की फर्स्ट लाइन थी, याद आ गया? 550 का पूछा था टेस्ट वाले दिन या टेस्ट से अगले दिन, कुछ ऐसा था। सेम ऐसे ही आपको पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार इस लाइन को लेके, सफिशिएंट लाइजन बिटवीन पीए एंड ओए, इसके बारे में बताओ। तो कोऑर्डिनेशन को लिख दो, इसका और टॉपिक का नेम होता है सफिशिएंट लाइजन। लाइजन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। इनके तो स्पेलिंग मुझसे नहीं लिखे जा रहे, LIAI। स्पेलिंग आप अपने आप चेक कर लेना, ठीक है? मैं वोकैबुलरी में थोड़ा सा वीक हूँ, लेकिन सफिशिएंट लाइजन जहाँ पे इसका मतलब मेनली आप करेगा कोऑर्डिनेशन। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेटिंग वर्ड को लेके नहीं आता, लाइजन वर्ड को लेके आ जाता है। तो समझ लेना ऐसे 600 का क्वेश्चन है। कह रहे होना चाहिए, कितनी अच्छी बात करिए, कहते हाँ होना चाहिए भाई, बड़ा है कि नीच प्राणी उत्त प्राणी नहीं होंगे। फॉर दिस पर्पस पीए मे फाइंड इट नेसेसरी टू इशू द रिटन कम्युनिकेशन। सेकंड के साइड पे लिखो, पहले के साइड पे लिखो कोऑर्डिनेशन नेसेसरी, है ना? कोऑर्डिनेशन नेसेसरी होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। दूसरे में लिखो रिटन कम्युनिकेशन, दूसरे में लिखो रिटन कम्युनिकेशन। OA, knowing the context in which work is to be used by PA should coordinate with the PA timetable, attention of PA, ठीक है? कौन से टॉपिक, कौन से फाइंडिंग पे अपन अटेंशन देनी है, compliance with statutory requirements और respond to questionnaire। 4 पॉइंट देखना, ये वाले पेपर में याद रखने हैं, यही 4 पॉइंट, क्योंकि इसमें ना आपके पास देखो कंटेंट नहीं है तो आप पेपर में लिख नहीं पाओगे, समझ रहे हो? तो यही 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं याद करवाता हूँ। पहला यही बोल देना, सफिशिएंट लाइजन पीए एंड ओए में होना चाहिए। दूसरे में है कि जो भी सफिशिएंट लाइजन हो रहा है रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू हो। फिर कह रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे, मतलब वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। पहला अधेरिंग टू टाइम टेबल, ये डिस्कस कर लेना। दूसरा अटेंशन ऑफ पीए ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ये वर्ड मत छोड़ना प्लीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वर्ड याद रखना है यहाँ पे। तीसरा आपके पास है कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, दोनों लिख देना बाय पीए एंड ओए, कंफ्यूजन से बचने के लिए। और लास्ट आपके पास है रिस्पॉन्ड टू डिटेल्ड क्वेश्चनियर गिवन बाय पीए, तो लिख दो इसको गिवन बाय पीए। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे 600 ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यूट सा सेक्शन है, ऐसे है। कह रहे हैं वेयर पीए कंक्लूड based on the audit procedure that the work of OA cannot be used, work of OA cannot be used and PA has not been able to perform additional procedure regarding the financial performance, तो कह रहे हैं मैं दूंगा QO या DO। देखो ठीक है, इसका आप हेडिंग लिखते हैं if AO नहीं OA लिखते हैं ना, पता if OA's work cannot be used, या फिर not able to दूसरा आपके पास आ गया, या फिर unable to perform, लिख लो आप, लिख लो, आज आम आदमी पार्टी जीती है, बात है कोई? अनएबल टू परफॉर्म। आप तो आपने क्या देना है, आपने नहीं, मतलब ऑडिटर ने क्या देना है? तो ऑडिटर ने देना है QO या फिर DO। ये आपके पास देखो जी क्वेश्चन आएगा ट्रू फॉल्स और MCQ। मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने अपने टेस्ट बनाए हुए हैं, देखो ऐसा टीचर कभी नहीं मिलेगा, मैंने ये वाला क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो आपको देखो अपने अगले टेस्ट का ये क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया 3 नंबर का। थैंक यू बोलो एक बार। नहीं पूरा ही क्वेश्चन डाला हुआ है, ट्रू फॉल्स में नहीं डाला हुआ। थैंक यू बोलो पहले। हाँ, दिले गुलजार से होता है ना, वो जो डीजे वाले बोलते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या है, अदर ऑर्डिनरी प्रोसीजर का काम यूज नहीं हो सकता, या फिर पीए एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगा सकता। पहले तो हेडिंग्स बोलो, कब आपने क्यूओ और डीओ देने हैं? आपको खुद को समझ आया आप क्या बोल रहे हो? सिर्फ श्वेता बोले अगर अदर ऑडिटर का काम पीए यूज नहीं कर पाता या पीए खुद एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पाता तो एक सेकंड बस कृतिका, तो क्या देने हैं? तो डीओ या क्यूओ की फुल फॉर्म क्वालिफाइड ओपिनियन, डीओ की इसका ऐसे लिखो, ऐसे 705। 705।
दूसरा, इन ऑल सर्कमस्टांसेस इफ द ओए आ गया एओ ओए issues or intend to issue a modified auditor's report, PA should consider whether the subject of modification is of such nature and significance in relation to financial information of entity of which PA is reporting that require a modification of PA's audit report. क्या आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया? देखो है बड़ा आसान, शब्द घुमा गए बस से, मतलब 5 लाइनें बोल गए. मतलब जो इफ ओए ओके और मॉडिफाई कर रहे हैं हाँ, तब उधर एंटिटी पे जाके पैराग्राफ if OA's report is modified, लिखो इसको, if OA's report is modified, then reference of that report in PA's report is necessary और नोट. अब इसमें आंसर मत बताने लग जाना, ये आंसर ही था. सिचुएशन बेस्ड है प्रैक्टिकल लाइफ में. अगर ओए की रिपोर्ट मॉडिफाइड है तो आपको देखना है पीए की रिपोर्ट, जो एंटिटी, जो पीए का ऑडिटर एंटिटी की रिपोर्टिंग कर रहा होगा ना, या कंपोनेंट की, पीए वाला एंटिटी की, तो देख लो कि उसकी मॉडिफिकेशन आपको अपनी रिपोर्ट में मॉडिफाई, मतलब उसकी रेफरेंस देनी है कि नहीं. तो ये पीए की रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, पता है ये किसकी है? रिपोर्टिंग कंसिडरेशन ऑफ पीए, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं और अपने क्लाइंट की. ठीक है, 2 पॉइंट बोलोगे एक बार? अगर कोई काम नहीं यूज नहीं कर पा रहे या फिर तो क्यों या ड्यू. दूसरा, अगर ओए की रिपोर्ट मॉडिफाइड है, अच्छा भाई तू भी मॉडिफाई रिपोर्ट देता है, ठीक है, हमें अपनी रिपोर्ट में देना है कि नहीं देना. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपके पास है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मतलब लिखो, बिटवीन लिख लो, बिटवीन ओए एंड पीए, पीए एंड ओए. पीए वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अब ध्यान से देखना ना, पीए वुड नॉट बी, नोट को सर्कल करना, नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एनी वर्क ऑफ any respect of work entrusted to the other auditor except in the circumstances which should have aroused his suspicion about the reliability of work performed by. कह रहे हैं पीओ एओ पे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने अदर ऑडिटर के काम की रिलायबिलिटी ढंग से चेक कर ली है, अगर आपने उसके ढंग से उसके काम की रिलायबिलिटी चेक नहीं की और उसकी रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, अदरवाइज नहीं. क्योंकि बोल रहे हैं कि उसका काम अलग है, मेरा काम अलग है. मुझे उसने रिपोर्ट दे दी, अपनी तरफ से उसने रिपोर्ट सही बनाई है, अब मैं थोड़ी उनकी ऑडिट करने लग जाऊंगा. उनकी ऑडिट तो ऑब्वियस है ना, ओए ने कर ली, तो मैंने उसको सच मान के एविडेंसेस बना लिया, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा. लेकिन मेरे को रिलायबिलिटी जरूर चेक करनी है उसके काम की. वो जो ऊपर था ना पीए का प्रोसीजर विजिट वाला, वो चीजें, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, वो चेक कर लोगे, वो रिलायबिलिटी है. उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे. When the PA has to base his opinion on the financial statement of entity as a whole, relying upon the statement of OA, his report should clearly state the division of responsibility. कि ये रिपोर्ट उसने मेरे को बना के दी है, उस बिहाफ मैंने अपनी एंटिटी की रिपोर्ट बनाई है. डन. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. एक्स लिमिटेड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप आंसर छुपाओगे तो बड़ा मजा आएगा. एक्स लिमिटेड हैज अ ब्रांच ऑफिस in Malaysia. Company has appointed Mr. X who is qualified to audit accounts as per the Malaysian law. ठीक है. Mr. Z the statutory auditor object the same, contended that he alone can audit the branch office accounts. आपने क्या किया, X Limited की एक ब्रांच थी मलेशिया में, कंपनी हैज अपॉइंटेड मिस्टर एक्स, वहां पे एक्स लिमिटेड था, यहाँ पे मिस्टर एक्स आ गया. हु इज क्वालिफाइड टू ऑडिट एज पर द मलेशियन लॉ. मिस्टर जेड को कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर एक्स हु इज क्वालिफाइड. ठीक है, बट यहाँ पे ना फुल स्टॉप है लॉज के बाद. मिस्टर जेड. एक और निकल के आया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑब्जेक्ट द सेम, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक बोल रहा हूँ, ऑफ एक्स लिमिटेड, वो ऑब्जेक्ट कंटेंडेड दैट ही कौन, मिस्टर जेड, कि ही अलोन कैन ऑडिट द ब्रांच ऑफिस. क्या ये ठीक है?
ब्रांच ऑडिट भी आप देखते हैं ना, कोई और अभी तो कर रहे हैं, ओए अलग हो सकता है, पीए अलग हो सकता है, और वैसे भी वो मलेशियन लॉज के अकॉर्डिंग अगर क्वालिफाइड है तो भाई आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है, उसको भी कमा लेने दो थोड़े पैसे। तो कह रहे हैं जड्स कंटेंशन दैट ही अलोन कैन ऑडिट द ब्रांच ऑफिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर व्हेन पीए यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सर ये क्वेश्चन हम लिखना चाहते हैं अभी के अभी कॉपी पे, वो भी फुल फ्लैश। ऑडिट प्रोसीजर मेरे को बताओ, पीए यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, visit the component and examine the books of accounts if essential. Second, check the professional competency of OA, if he is not a member of ICI. Point number 3, लास्ट वाला वो एडिक्वेट है या नहीं उसके वर्क। perform the audit procedure to obtain SAE if work, whether the work of OA is sufficient or not. Point number 4, review of written summary given by OA. पांचवा सप्लीमेंट्री नहीं था, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के अंदर सप्लीमेंट वाला पॉइंट था। डन, चलो जी। इसके बाद था आपके पास सेक्शन 143 खत्म, एस से 600 खत्म। 600 का नेम क्या था? ठीक है, रिपोर्टिंग में क्या क्या कौन से ओपिनियन आ रहे थे? क्यू और डीक्यू। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेशन जरूरी था कि नहीं था? कोऑर्डिनेशन के अंदर 4 पॉइंट थे, तीसरे के अंदर 4 बुलेट थे। पहला था टाइम टेबल, दूसरा फाइंडिंग्स, कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, और एक आपके पास क्वेश्चनियर्स। उसके बाद आपके पास सेक्शन है 144 में था नोट रेंडर्ड सर्टेन सर्विस। बीडी पियोगे तो मार पड़ेगी, बीडी पियोगे तो मार पड़ेगी। उसके बाद आपके पास था साइनिंग, ठीक है भाई कर लेना, जर्नल मीटिंग कर लेना अटेंड। आगे आपके पास है एस से 299, एस से 299 दो चॉइसेस आपके पास, मतलब मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ। चॉइस नंबर 1, हाँ ये बहुत ही, चॉइस नंबर 1 पहले ऐसे 299 करें या पहले कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो? कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो? चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके आ जाओ, फिर मिक्स क्वेश्चंस करते हैं कुछ। आ जाओ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे आ जाओ, जल्दी से कुछ 6 क्वेश्चन गिन के करेंगे, ठीक है 6 क्वेश्चन, उसके बाद आप स्टॉप हो जाएंगे, फिर 299 पे आ जाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आ गए आप पेज नंबर 99 पे, थोड़ा फास्ट करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड हिमसेल्फ wants to appoint श्री गणपति practicing CA as the first auditor of the company। फर्स्ट को सर्कल करो, यहाँ से आपके दिमाग की घंटी बजनी शुरू हो जानी चाहिए। फर्स्ट ऑडिटर है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो कौन करेगा? BOD। तो कह रहे हैं MD ऑफ द, ठीक है MD भी BOD का पार्ट है, ठीक है। कमेंट ऑन द प्रपोज्ड एक्शन ऑफ MD। आंसर्स अगर आप छुपाओगे तो बड़ा मजा आने वाला है आपको। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। MD ने क्या किया? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, टाइम लिमिट नहीं बताया तो टाइम से ही अपॉइंट किया होगा, ठीक है। अब बताओ कि एमडी का एक्शन ठीक है कि नहीं? फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? पहले प्रोविजन लिखने हैं, यहाँ पे किया एमडी ने, दोनों सेम चीज के अलग अलग। वो तो अकेला है, बोर्ड में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। हाँ यही आपका आंसर है। एमडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक डायरेक्टर है, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो एक 3-4 का पैनल हो सकता है। तो बीओडी को लॉ में लिखा हुआ है कि आपको सबको मिलके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है। यहाँ पे किसने की है? तो वैलिड है कि नॉट वैलिड? अब देखो इसका आंसर बताता हूँ। खुद में कर रहे हैं पॉइंट मैनेजर तो लिमिटेड हिमसेल्फ वांट टू अपॉइंट, खुद में थोड़ी अपॉइंट करेगा ऑडिटर। अनु जी अंग्रेजी संभालो अपनी यार। वांट्स टू अपॉइंट श्री गणपति प्रैक्टिसिंग सीए। हिमसेल्फ वांट टू अपॉइंट, एमडी खुद किसी को अपॉइंट करना चाहता है। ये अंग्रेजी की दिक्कत है। 2 गोलियां खाया करो रात को और सुबह, मतलब कि 2 वीडियोस 5-5 मिनट की यूट्यूब पे देखा करो अंग्रेजी की, और मुझे भी बता देना। दूसरा
कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन अब ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है सर। कंपनी ऑडिट का करने का मजा इतना है ना, कंपनी ऑडिट आपको लग रहा है हो गया बड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चंस में ही छुपे होते हैं। जैसे आजकल हमारा सैलरी चल रहा है, ये भी वैसा ही है। अब ध्यान से दूसरा क्वेश्चन आंसर छुपा के, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ हेल्दी लिमिटेड, अब गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय बीओडी, गलत है। सीएजी इसके साथ लिमिट भी डाल देना विद इन 60 डेज। अब ध्यान से सुनो आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने भूल गया मैं, इसका आंसर अब आप कैसे लिखोगे, अब ध्यान से सुनते चले जाओ। सबसे पहले आप लिखोगे केस स्टडीज वाले क्वेश्चन है ना, सबसे ऊपर आप लिखोगे प्रोविजन, प्रोविजन में लिखोगे एज पर सेक्शन 139, ठीक है। 139 का गवर्नमेंट कंपनी का है, 139 का 7 है ये, एज पर सेक्शन 139(7) इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय कंट्रोल सीएजी नहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। इतना लिख दो, बहुत है। उसके बाद नीचे लिखो फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है। सेकंड हेडिंग क्या है, फैक्ट ऑफ द केस। इन दिस केस फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय बीओडी विच इज नॉट करेक्ट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, इतना लिख दो। ट्रू फॉल्स का आंसर नहीं है ये केस स्टडी का। तो इसमें पहले ये लिखेंगे कि वो गलत है, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, हेंस द कंटेंशन ऑफ, कौन है ये, बीओडी which is not valid because as per the provision of the act first auditor should be appointed by the CAG and not by the BOD। तो एंड में लाइन में लिख देना। और वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, जब आपके ये वाले क्वेश्चन होते हैं पहली लाइन में लिख दो अगर केस स्टडी है इन दिस की कंटेंशन ऑफ बीओडी इज नॉट करेक्ट। लेकिन मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चन को सजा के लिखवा दिया। पहले प्रोविजन में आपने क्या लिखना है, एज पर सेक्शन 139 का 7 of Companies Act 2013 in case of government company first auditor should be appointed by controller and audit general within 60 days of registration। अब ध्यान से सुनना, and if the CAG fails, ये भी लिखना है, पहले बताना भूल गया था, then within next 30 days by the BOD, if BOD fails then within 60 days by the members। ये तो हो गया प्रोविजन। फिर लिखना है फैक्ट ऑफ द केस, in this case and the reading of this case here first auditor is appointed by BOD which is not valid as per the this। फिर उसका conclusion फिर लिख देना, hence from the above provision and fact of the case we conclude that appointment in case of government company by BOD of first auditor is not valid। not valid को कर देना डबल अंडरलाइन, क्वेश्चन खत्म। कोई गप नहीं मारनी, कोई रिपीटेशन नहीं करनी। इतना करोगे 5 में से 5 मिल जाएंगे, 4 में से 4 मिल जाएंगे, 5 में से नहीं तो 4 तो मिल ही जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है ना कि क्वेश्चन की लेंथ छोटी है, मैटर ही नहीं करती, प्रोविजन सही होना चाहिए, क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एन, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको आंसर्स भी लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, अभी तो बड़े बड़े आंसर आपको हाथों से लिखवाऊंगा मैं। एन लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड whose 20% shares have been held by CG, 25% by UP government and 10% by MP government। निक लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर पी स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द ईयर। सबसे पहले देखो गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है, गवर्नमेंट कंपनी वो होती है, किसने, सीजी ने या एसजी ने? सीजी के पास कितने हैं, एसजी के पास टोटल कितने हैं, 35। तो देखा जाए गवर्नमेंट के पास टोटल कितने हैं, विच इज मोर देन 50 या 51? यहाँ पे होता है 51। अगर ये सब्सिडरी कंपनीज की अगर आपने कैलकुलेशन करनी होती है तो 50% करते हो सब्सिडरी कंपनी की कैलकुलेशन, गवर्नमेंट कंपनी की। तो यहाँ पे ये कंपनी कौन सी हुई, तो गवर्नमेंट कंपनी में कौन सा ऑडिटर है ये देखना, फर्स्ट दिया हुआ है कहीं पे, फर्स्ट दिया हुआ है, तो यानी कि ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, सीजी, विद इन कमेंसमेंट ऑफ 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो पी इज की वैल्यू इनवैलिड है, पी शुड नॉट गिव एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डन। इसके बाद आप आओ नेक्स्ट सेक्शन पे, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 पे, रिमूवल के, ठीक है, 140 वाले क्वेश्चन है। वाई सीजी permission is required when the auditor is removed before expiry of term
बट द सेम इज नॉट नीडेड व्हेन द ऑडिटर्स आर चेंज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, बिकॉज बेइज्जती हो रही है। कह रहे हैं अगर टर्म से पहले आपने सीए को हटा दिया, वहां पे सीजी की जरूरत क्यों है, जबकि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म हटा रहे हो 5 साल के बाद, तब क्यों नहीं है? क्योंकि जब बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म हटा रहे हो तब कोई ना कोई सेंसिटिव केस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखो वाई वाला आंसर किस हिसाब से लिखा है, तो आपको यहाँ पे पूरे प्रोविजन डाल देने हैं। याद है आपको यहाँ पे क्या क्या होता था? बी आर इन बी एम एसआर प्लस सीजी फिर एस आर। अब यहाँ पे एडीटी मेरे को ढूंढ के बताओ कौन सा था। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे अब आपके पास 2 लिमिट थी, एक लिमिट यहाँ पे थी, एक लिमिट यहाँ पे थी, एक 30 डेज वाली थी और एक कुछ 9। तो ये आप डेज एक बार देखो पीछे से, सेक्शन 140 निकालो कौन कौन सी लिमिट्स हैं आपके पास। बी आर इन बी एम प्लस सी जी प्लस एस आर। ये 30 डेज है, फिर 60 डेज है। डन। क्वेश्चन नंबर 19, PQR Company Limited removed their first auditor by passing a resolution in the meeting of BOD for his removal without obtaining the prior approval of CG. Offer your comment. पूछिए यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। देखो यहाँ पे PQR Limited removed their first auditor by passing a resolution in the meeting of board of director for his removal without obtaining the prior approval of CG। तो यानी कि यहाँ पे जब आपको हटाना पड़ता है, अगर आपको ये देखो फर्स्ट ऑडिटर है और देख लो कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म है, तब तो सीजी की अप्रूवल जरूरत है, अदरवाइज नहीं। रिमूवल ऑफ ऑडिटर इज इनवाइटेड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड, तो उन्होंने रेजोल्यूशन नहीं पास किया। अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए बिफोर द एक्सपायरी? तो चाहिए। वो कह रहे हैं एंड द अप्रूवल ऑफ सीजी नॉट ऑब्टेन्ड, तो कह रहे हैं यहाँ पे उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास ही नहीं किया, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिमूवल जो है इनवैलिड होगी। तो लिख दो रिमूवल इज नॉट वैलिड। अगले 2-3 क्वेश्चंस अपने आप देखो, 20 से लेके 21 तक करो, 3-4 क्वेश्चंस करो एक बार के लिए, देखो ठीक समझ में आ रहे हैं आपको। फोन कर सकते हो इतने गंदे लाने वाले डरते का बेचारा राघव भी करे नहीं। मैंने मूवी देखी सरदार जी 2, थोड़ी सी देखी, मैं एक लड़की थी, ऐसे हाथ रखते सिर पे, एक बार रख दो प्लीज, प्लीज रख दो, ठीक है। अब जीपा कवर करो, एक तो बात है प्लीज, बस बस कौन है वहाँ पे जी निकालो फालतू, चल तो कर निकल ये क्या कर रही है? कुछ नहीं, व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो यार? मेरे को नहीं लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है मुझे, आपको पता नहीं है, पढ़ ले मेरे फ्रेंड्स के बारे में ये तो उसका है जो ये तो 30-60 वो है, हो गए ये आपके? ट्वेंटी 25 तक करने हैं अभी, 25 तक। थोड़ा फास्ट करो, 5 या 6 मिनट में खत्म करने हैं 25 तक क्वेश्चंस।
100% office remuneration और salaries lower करना था। So 30,000 की remuneration है ये या फिर एक और चीज़ थी कि salaries lower करना था। ज़्यादा ना सोच। 50,000 salaries plus फास्ट 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 25 तक। और पार्टनर्स में लिखे मिस्टर बी एंड सी एंड मिस्टर तो मेरा अच्छा बनने का दिल करता है, मैं अच्छा बन जाऊँ। मैंने कहा मैं तो खुद ही पागल हूँ। आप बड़े टाइम पर अच्छी मम्मी थी ना, मेरा अच्छा बन के आने का दिल था यार। अभी तो मैं क्या करना है इसके लिए ऐसे तो नहीं किया तो ये सब हो रहा है मेरे को। जल्दी आ गई नहीं यार ठीक है अच्छा लगा दिखाई नहीं अच्छा आपको बताइए तो नहीं आती। ये टेस्ट करना पड़ेगा। ना हम कैसे सीट बदलने मेरे तो सारी ऐसे एक तो बैठी हुई साइड और निकल गई क्या ये तीनों में रख सकते हैं ना अलाउ है नहीं रख सकते नहीं रख सकते ये वाला पेज मिलती है अपने ये वाला बनाते हैं ना मैंने क्या मैंने पर तो रख सकते हैं ये पैसे पे प्रॉपर करने का पे करके एक हजार प्रॉपर हॉस्पिटल में प्रॉपर यूनिट पे दे और यहाँ पे सेंटर सैलरी तो है तो गलत में मुझे पता है छुट्टी ये क्या है? मैंने सर्च कर दिया तो पर यूनिट प्रॉपर दिखता है उनको सैलरी पे दिखता होगा सेल की वैल्यू मैं तो कहती पनिशमेंट ज्यादा ये है जल्दी कर क्यों सर ऑपरेटर फिर यूनिट को भी गंदी है तो पूरा कॉस्ट उन तो मैं आ रही थी एंटर एक आ रहा था मैंने एक ही देखी मैंने बस सोच नहीं पाई 50 मिनट ऐसे चले गए क्योंकि वो पहले ही यहाँ पर रहा उसका पार्टनर बाद में वो प्रोसीजर मैंने बाद ये में भी थी ना फॉर्म वो और बन जाता है हो गए क्वेश्चंस? आ जाओ आगे 299 पे फिर।
25 तक क्वेश्चन हो गए। सर 25 क्वेश्चन पे ना वो फाइनेंस मैनेजर बन रहा है, तो अब वो एम्प्लॉयमेंट वाली केस आ जाएगी या वो पार्टनर के अंदर एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, मतलब दो वाली सेकंड मैनेजरियल सर्विसेज। जैसे ये 25 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि वो बाद में जाके ना पहले वो ऑडिट कर रहा होता है, फिर उसके बाद उसी पार्टनर के फर्म में फाइनेंस मैनेजर बन जाता है। उसी तो अब उसी पार्टनर के अंडर तो उसमें कौन सी वाली प्रोविजन लगेगी? या तो ये कि वो दोनों टाइम एक टाइम पे प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, या दूसरी वाली कि वो तीसरा वाला है वो पार्टनर सीए का वो बन गया पार्टनर, वो वाला पॉइंट फॉल करेगा। एम्प्लॉयमेंट और सीओपी वाला नहीं वो वाला नहीं। उसके बाद आपके पास आ जाओ जॉइंट ऑडिट ऐसे 299, ठीक है। जॉइंट ऑडिट यहाँ पे यानी कि क्या होता है, यहाँ पे आपका क्लाइंट बड़ा अमीर है, क्लाइंट आपका बहुत अमीर है, जिससे जो एक सीए से संतुष्ट नहीं है, कह रहे हैं यार एक या तो काम नहीं संभाल पाएगा या मेरे को विश्वास नहीं है, ठीक है। तो आप मेनली अपन ये लगा के चलते हैं हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन चलती हैं, एक सीए उतने टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो 2 सीएस को कर लेते हैं। फिर वो 2 सीए आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चल तू P&L कर ले, तो मैं बैलेंस शीट कर लेता हूँ, या फिर जो मेन क्लाइंट है वही अपॉइंट कर देता है कि आप ये सिनेरियो संभालो, आप ये। जनरली क्या होता है, दोनों अपने आप भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जॉइंट ऑडिट बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस के 2 सीए हैं, एक मुंबई की खुद की सीए फर्म है और एक KPMG वगैरह। डन। तो मेन अगर जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी का, क्या वही सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और फिर अगर उसका फिर पोलिंग पीरियड कैसा होएगा? जैसे फर्स्ट ऑडिटर 1 साल तो रहा है, उसके बाद वो 5 ईयर उसके बाद 5 साल के बाद, मतलब टोटल 6 साल के बाद। ये इसकी तो टेनरी काउंट नहीं होती 5 साल, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट होगा तो 5 साल के लिए होगा। क्योंकि जो फर्स्ट ऑडिटर हो सकता है जनरल मीटिंग 2 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 1-1.5 महीने के बाद आ जाए, वो कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट मीन्स मोर देन वन फर्म या इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो सर्कल कर दो मोर देन वन फर्म या इंडिविजुअल। यहाँ पे जॉइंट ऑडिट के केस में क्या होगा, सीए 2 से मतलब 1 से ज्यादा है। इट टाइम्स पूलिंग टुगेदर द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ 2 or more फर्म्स, ठीक है, टू परफॉर्म एन एक्सपर्ट जॉब। 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया ऐसे 299, यहाँ पे नेम भी लिख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। एक ऐसे हमने किया था आज 600 यूजिंग द वर्क ऑफ OA, ठीक है। और यहाँ पे है 299 जॉइंट ऑडिट। दोनों में फर्क क्या है, वहां पे बड़ा छोटा सीए थे, यहाँ पे बराबर लेवल पे हो सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वही बोला गया कि ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया जाता है एज अ जॉइंट ऑडिटर, कि भाई हम दोनों को अपॉइंट कर रहे हैं। एडवांटेजेस, अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट आने वाले हैं। सर ये तो कंपनी लॉ चल रहा था, कंपनी लॉ में भी ऐसे ऐसे पॉइंट, सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं, पहले नहीं होते थे, तो पहले अलग स्टैंडर्ड में ही आते थे। यानी कि कंपनी ऑडिट जो आपको बड़ा मजा आ रहा था, लिमिट से मजा आ रहा था, तो थोड़ा सा पॉइंट नंबर 2 हो गया ये मीनिंग के बाद। पॉइंट नंबर 2 एडवांटेजेस, कह रहे हैं जॉइंट ऑडिट करवा रहे हो तो क्या एडवांटेजेस है। पहला पोलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पोलिंग कर देना है। एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, इम्प्रूव सर्विसेज, लो कॉस्ट। थोड़ा सा समझ के परे है, लेकिन समझना चाहते हो तो ये होता है कि एक सीए बहुत ही महंगा था, ऐसा किया एक पोर्शन उन्होंने किसी और सीए को दे दिया KPMG के अलावा, उससे तो कम फीस ले रहे हैं ना, इस हिसाब से। हेल्दी कंपटीशन टुवर्ड बेटर परफॉर्मेंस, हेल्दी कंपटीशन तो नहीं आएगा, हैवी कंपटीशन जरूर आ जाएगा। 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट, पोलिंग एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, इम्प्रूव सर्विसेज टू क्लाइंट, लोअर कॉस्ट के बाद हेल्दी कंपटीशन। इसकी मेमोरी टेक्निक हम बनाएंगे, ठीक है, बनी नहीं हुई, बनानी है, आप लोग हेल्प करोगे बाद में, अभी नहीं। डिसएडवांटेज में पहला तो आ गया कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, जो हमेशा रहेगी। क्यों रहेगी, P&L आप कर रहे हो, बैलेंस शीट मैं कर रहा हूँ। अब मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट कहाँ जाते हैं, लास्ट में, तो यानी कि कॉमन आइटम हो गई,
भाई पी एंड एल अगर आप कर रहे हो, मेरी बैलेंस शीट में आने वाली है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि भाई ढंग से ऑडिट चेक करिए, ढंग से ऑडिट करियो। तो भाई मेरे को क्यों सिखा रहा है, हम भी तो सीए बैठे हैं, तो यहाँ से ईगो लेवल शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है? कॉमन आइटम। तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की फिर वैल्यूएशन कौन करेगा? क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएशन होती है रॉ मटेरियल की, डब्ल्यूआईपी की, वर्क इन प्रोग्रेस की, उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट है एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये तो आपको लगता है ना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कितना सा कॉन्सेप्ट है। अब सोच के देखो, जब वर्क इन्वेंटरीज है आपके पास और उस इन्वेंटरी में आपके पास डब्ल्यूआईपी है, उसकी मार्केट वैल्यू पता करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। उसकी आप मार्केट वैल्यू कैसे पता करोगे ना? कोई लिख के देगा आपको, कोई क्या करेगा। किसी भी चीज की कॉस्ट पता करना मुश्किल काम नहीं है, बिल पड़े हैं, बात खत्म। सस्ता है महंगा मैटर नहीं करता, बिल पड़े हैं ना। एनआरवी कैसे निकालोगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। भाई किसको बेचने के लिए आप बता रहे हो? क्या तो यार लोअर ले लेना। आईपीसीसी में तो सर इतना इजी समझाते हैं कि विच एवर इज लोअर, वही रट्टा मारा हुआ +1 से बात ही खत्म। एएस भी यही कहते हैं। जब एनआरवी निकालनी पड़ती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तब पता चलता है, तब नानी जी भी याद आते हैं, नाना जी भी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास? कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। दूसरा, लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी निकालनी है, भाई तू निकाल, तू पहले, तू पहले, तू पहले, तू, पता ही नहीं चलता कौन निकाल रहा है। कहते ऐसे करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करके डाल देते हैं। तीसरा, डिफरेंट स्टैंडिंग्स ऑफ जॉइंट ऑडिटिंग। अब सोच के देखो, क्लाइंट को तो पता ही नहीं था कि भाई कौन कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, कॉमन आइटम है, तो बेचारा वो भी परेशान हो जाता है। डिफरेंट स्टैंडिंग ऑफ जॉइंट ऑडिटिंग, भाई जो भी कर रहा है मेरे को बता जरूर देना, तो उसके भी व्यू अलग अलग रहते हैं। नेग्लिजेंस ऑफ एरिया ऑफ कॉमन कंसर्न या कॉमन एरियाज। शेयरिंग ऑफ फीस, भाई पी एंड एल मैं कर रहा हूँ ना, प्रॉफिट है ना भाई, प्रॉफिट ज्यादा फीस मैं लूंगा। वो कहता नहीं यार, बैलेंस शीट में एसेट्स हैं तो ज्यादा मैं लूंगा। अनसर्टेनिटी अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द वर्क डन। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक में फर्क आ गया, भाई तू जिम्मेवार कि तू जिम्मेवार, समझ गए? पहला पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ। तीसरा, डिफरेंट स्टैंडिंग ऑफ जॉइंट ऑडिटिंग, नेग्लिजेंस ऑफ एरिया ऑफ कॉमन कंसर्न, शेयरिंग ऑफ फीस, अनसर्टेनिटी। अब मैं आपको दे रहा हूं टोटल 4 मिनट, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज रट्टा मारना है हमने। पहले एडवांटेजेस याद करो, करो करो जल्दी से याद करो, अभी सुनूंगा ये मैं। डन। पहला पॉइंट एडवांटेज का कौन सुनाएगा? कविता 6 पॉइंट जल्दी। शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, कोई बात नहीं, आराम से, इजी। improved services to client, ठीक है। lower cost, and healthy competition. कोमल, advantage of mutual consultation, better performance of better quality of work,
pooling and sharing of expertise, healthy competition, lowering a lower cost of audit. अनुज I say improved अनुज better quality of work, pooling and sharing of work expertise, benefit advantage of mutual consultancy, lower cost to the auditing firm, client, improved services and healthy competition among the डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए जल्दी से। अब डिसएडवांटेज, एडवांटेज देखना कि सबको याद हो गए। चलो डिसएडवांटेज जिसकी टर्न रह गई। कोई ना, करो करो, हमें तो याद करने हैं। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट स्टैंडिंग ऑफ जॉइंट ऑडिटिंग, नेग्लिजेंस ऑफ एरिया, शेयरिंग ऑफ फीस, लायबिलिटी ऑफ वर्क डन। सुनाओ एक बार। फीस, नेग्लिजेंस, वो मैंने अभी कोड वर्ड से याद करे, वैसे सुना। फीस, अनसर्टेनिटी अबाउट द वर्क डन, नेग्लिजेंस, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रह गया डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, जॉइंट ऑडिटिंग के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एडवांटेज किसी की मेमोरी टेक्निक बनी? एबीपी कौन सी? एडवांटेज की एबीपी हिल HIL better pool में lower cost, improved service and healthy competition। ये नहीं आ रहा है। एचपी बेल है। एचपी बेल ये थोड़ी बेटर है। मेरी सुनो, मेरी तो बहुत ही अच्छी है। मेरी तो ABP सुन सुन लोअर कोस्ट वाले मुझ पे क्यों हंसता है, सुन सुन लोअर कोस्ट वाले मुझ पे क्यों हंसता है। एसएसए शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, फिर एसएसए सर्विस टू क्लाइंट, सुन सुन लोअर कोस्ट वाले, लोअर कोस्ट टू कैरी द ऑडिट वर्क, मुझ पे एम से म्यूचुअल कंसल्टेशन, क्यू से बेटर क्वालिटी, क्यू क्वालिटी हंसता है, हेल्दी कंपटीशन। ऐसे ऐसे बनाया करो जो थोड़ी याद रहे। राघव वाली भी ठीक थी, क्या थी? एचपी बेल या सुन सुन लोअर कोस्ट वाले मुझ पे क्यों हंसता है, बोलो एक बार। सुन सुन लोअर कोस्ट वाले मुझ पे क्यों हंसता है, बोलो एक बार। लिखो इसको, सुन सुन लोअर कोस्ट वाले, सुन सुन लोअर कोस्ट वाले मुझ पे क्यों हंसता है। क्यों ऐसा डालना है, मुझ पे क्यों हंसता है। एस से शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, फिर एस से इंप्रूव सर्विसेज टू क्लाइंट, फिर एल से ये तो लोअर कोस्ट पूरा ही है, मुझ पे एम से म्यूचुअल कंसल्टेशन, क्यू से बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, एच से तो यहाँ पे अब जल्दी से लिखो क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बन रहा है एस क्यू एम एस, ये तो पूरा ही हो गया लोअर, और एच। डिसएडवांटेज की बाद में बनाना, अब अपन टॉपिक खत्म करते हैं। स्कोप ऑफ दिस एसे, अब आ रहा है स्कोप। एसे 299 डील्स with the lays down the principle for effective conduct of joint audit to achieve the overall objective। तो सर्कल करोगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को जो 200 में दिया होता है, यानी कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, ट्रू एंड फेयर भी ऑब्टेन करना। तो कह रहे हैं स्कोप क्या है 299 का, कह रहे हैं कि आपने जॉइंट ऑडिट जो कंडक्ट करनी है इस हिसाब से कि 200 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इट डील्स विद द स्पेशल कंसिडरेशन इन कैरिंग आउट द ऑडिट। कह रहे हैं ठीक है, हम 299 में कई चीजें बता देंगे जब आप इकट्ठे ऑडिट कर रहे होते हो। does not deal the relationship between PA who is appointed to report an FS। ठीक है, पता है हमें, बस सिखाओ क्यों, because it was covered in SA 600। तो जैसे वो वहां पे नहीं बता रहा था सबसे पहले पॉइंट के पहले बॉक्स में, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि जॉइंट ऑडिट है तब यहाँ पे मत डील करना, 299 में चले जाना। तो कह रहे हैं अगर PA और OA की बातें हो तो यहाँ पे मत आना, 600 में चले जाना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिफॉर्म अप्रोच हम फॉलो कर सकें, ठीक है, डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ वर्क और कवरेज, ईच जॉइंट ऑडिटर को अलग अलग काम सौंप सकें, इंडिविजुअल या जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल सके, और प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे पॉइंट बड़े कम मानने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैंने बोल्ड कर दिए हैं तो उसको देख लेना। पहला पॉइंट रिक्वायरमेंट, ये होते हैं अच्छे खासे पॉइंट। रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे 299 डील्स विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑडिटर्स, पहली बार आ रहा है ऑडिटर्स, क्यों, क्योंकि जॉइंट ऑडिट है।
अंडरटेक इन एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट एज अ जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईपी एंड ईटी, एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट टीम, ईपी एंड की मेंबर ऑफ ईटी फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शैल बी इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग द ऑडिट, ठीक है। कह रहे दोनों के ईपी और ईटी मिलके प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है भाई, कर लेंगे। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मेन डायलॉग क्या होता था? टू आइडेंटिफाई एसटीडी। एसटीडी, तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है एसटीडी आ रहा है, तो जहाँ पे स्ट्रेटजी वर्ड आएगा वहां पे एसटीडी को बस अपने आप वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया करो। तो कह रहे फिर दोनों मिलके एसटीडी भी डिसाइड कर लेंगे, क्या स्कोप है, क्या टाइमिंग है, क्या डायरेक्शंस है ऑडिट की, ठीक है। दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। पहले प्लान आता है कि पहले स्ट्रेटजी, फिर प्लान, प्रोग्राम, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, क्योंकि प्लान है तो ऑडिट से पहले ही बनेगा ना। प्रायर वर्ड समझ में आ गया ना। जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डेवलप द जॉइंट ऑडिट प्लान। जॉइंट ऑडिटर शैल, वो क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया एंड कॉमन एरिया, सर्कल करो, ऑडिट एरियाज एंड कॉमन एरियाज अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ ईच, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट के साइड पे लिखो कॉमन एरियाज। कॉमन एरियाज क्या क्या होने वाले हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड में सर्कल करो, दोनों के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, लिखो हाथ से। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझ गए? रिपोर्ट कैसे कैसे बनाएगा जॉइंट ऑडिटर दोनों, कौन कैसे रिपोर्ट बनाएगा, फाइनल कैसे करेंगे। कंसीडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर द फैक्टर्स दैट प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट, तो लिख दो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। तीसरे में सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। फोर्थ, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये टॉपिक भी आता था ऑडिट स्ट्रेटेजी वगैरह में, सबसे पहले पहले टॉपिक्स थे। प्लानिंग में 3-4 पॉइंट्स थे, ऐसे 315 वाले पॉइंट भी आ जाते थे उसमें, रैप फैप भी आ जाता था, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट के साइड पे लिखो प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। असरटेन द रिसोर्सेज नेसेसरी, तो फोर्थ में फिफ्थ में सर्कल करो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड 5 पॉइंट क्या निकल के आए? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान इन जॉइंट ऑडिट। सबसे पहला आपके पास निकल के आया ऑडिट एरियाज या कॉमन एरियाज जो दोनों में बांटने हैं। दूसरा निकल के आया दोनों की रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरे में सिग्निफिकेंट फैक्टर जो प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट, मतलब फैक्टर्स जो प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, और रिसोर्सेज क्या क्या आपको चाहिए एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए। एंगेजमेंट मतलब मंगनी कर रहे हैं वो, एंगेजमेंट मतलब ऑडिट, ठीक है। यहाँ पे सगाई नहीं कर रहे वो दोनों जॉइंट ऑडिटर। 5 पॉइंट फिर से एक बार के लिए। टॉपिक एस्से का नेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, नंबर, नेम, एडवांटेजेस। सुन लोअर कॉस्ट वाले मुझ पे क्यों अच्छा है ना। उसके बाद चलो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। पहला जो ऑडिट एरियाज या कॉमन एरियाज जो दोनों में एलोकेट हो जाएंगे। दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव दोनों की। तीसरा कोई फैक्टर्स जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट है। फोर्थ रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। फिफ्थ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, सगाई है ना। असेसमेंट ऑफ रोमम, ठीक है, दोनों रोमम भी असेस कर लेंगे। चलो आगे। ऑडिट प्रोसीजर दोनों अपना डिसाइड। जब भी ऑडिट प्रोसीजर, जैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या वर्ड आ रहा था, जब भी ऑडिट प्रोसीजर आई तो एंटी आ जाता है। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ, या तो रैप या फिर फैप, तो वो दोनों को कंसीडर कर लेना, ठीक है। एंगेजमेंट लेटर एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिख लो। जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन, तो वो एंगेजमेंट लेटर, भाई पैसे भी तो मिलने चाहिए ना, अपने एविडेंसेस के लिए आप रखते हो ना। WR समझ लो इसको, ये एज पर ऐसे 210 के अकॉर्डिंग आप रखते हो, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो उससे आप ले लेते हो। चले जी, ये 3 पॉइंट तो कुछ भी नहीं थे। आगे है डिवीजन या एलोकेट ऑफ वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं सबसे पहले हमने आपस में काम कैसे बांटना है। सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं तो म्यूचुअल डिस्कशन कर लो भाई। P&L तू कर ले, बैलेंस शीट मैं कर लूंगा। तो लिख दो P&L मिस्टर ए, बैलेंस शीट मिस्टर बी,
P&L मिस्टर ए, वो कौन होगा? ऑडिटर। मिस्टर बी बैलेंस शीट देख लेगा। फिर देखेंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइबल यूनिट्स या फिर स्पेसिफाइड एरियाज, जैसे मैंने अभी आपको लिखवा दिए। पहला क्या था? म्यूचुअल डिस्कशन से। दूसरा कह रहे हैं कि इन टर्म्स में आइडेंटिफाइबल यूनिट्स या स्पेसिफाइड ऑडिट एरियाज। तीसरे में कह रहे हैं अगर ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी सच ए डिवीजन मे नॉट बी पॉसिबल, इन सच सिचुएशन डिवीजन ऑफ वर्क मे नॉट बी, ओह दोबारा आ गया। In such situation, the division of work may be with reference to item of assets and liabilities या फिर income of, ये तो हमने पहले ही बना लिया। तो इन्होंने बोला अगर कुछ ना समझ आए तो इस हिसाब से बना लेना, हम बड़े समझदार थे, हमने पहले ही वही बनाया। अनुज एरर लिख लियो इसको। उसके बाद डी पॉइंट, पहला पॉइंट था म्यूचुअल डिस्कशन, दूसरा था आइडेंटिफाइबल यूनिट्स या स्पेसिफाइड ऑडिट एरियाज। कह रहे नहीं हो पाता एसेट्स लायबिलिटीज और P&L और इनकम एक्सपेंसेस, यानी कि P&L और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बांट लेना। सर्टेन एरियाज ऑफ वर्क ओइंग टू इंपॉर्टेंस और ओइंग टू द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड वुड ऑफन नॉट बी डिवाइडेड वुड बी कवर्ड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स। तो डी पॉइंट में लिखो ये सर्कल करो, इफ नॉट डिवाइडेड देन कवर्ड बाय ऑल, इफ नॉट डिवाइडेड देन कवर्ड बाय ऑल। इसको ना हाथों से लिख लो साइड पे डी पॉइंट को, if not divided then covered by all। ये पेपर में क्वेश्चन देखो 2-3 बार तो आया ही हुआ है, इवन सीए फाइनल में भी यही वाला क्वेश्चन डिवीजन का। जैसे वहां पे कोऑर्डिनेशन था ना 600 में लाइजन वाला, तो वो भी बहुत बार आया हुआ है, ये भी। और उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। क्या चीज की डॉक्यूमेंटेशन? कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं और मेरा दूसरा जॉइंट ऑडिटर कौन सा है, और क्लाइंट को कम्युनिकेट कर देना। 5 पॉइंट एक बार मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलना। स्टैंडर्ड के नेम के साथ ऐसे 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉपिक क्या है? डिवीजन या एलोकेट बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स। सबसे पहला आइडेंटिफाई म्यूचुअल डिस्कशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाइबल यूनिट या स्पेसिफाइड ऑडिट एरियाज के अकॉर्डिंग, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहे तो बैलेंस शीट या P&L के अकॉर्डिंग। कुछ काम डिवाइड नहीं हो पाते तो कवर्ड बाय ऑल द ऑडिटर्स, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना, जैसे कि नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट फिर भी देखो कैलकुलेशन पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक तो साफ साफ ही है। क्लोजिंग स्टॉक में WR निकल गया, WIP निकल के आ गया रॉ मटेरियल। आप कहेंगे रॉ मटेरियल की मार्केट वैल्यू तू पता कर ले, WIP की मैं पता कर लेता हूँ। और पांचवा आपके पास क्या है? डॉक्यूमेंटेशन कर लेना, जो जो भी वर्क एलोकेट किया और डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट कर देना। एक बार फिर से बोलेंगे, डिवीजन का पहला म्यूचुअल डिस्कशन से दोनों पार्टीज आपस में काम डिवाइड कर लेंगे। दूसरा आइडेंटिफाइबल यूनिट या स्पेसिफाइड ऑडिट एरियाज। तीसरा अगर नहीं हो पाता तो बैलेंस शीट या P&L। पॉइंट नंबर 4 तो कवर्ड बाय ऑल। पांचवा ये तो बड़ा आसान था, मुझे सुनाओ डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, ठीक है। नेग्लिजेंस ऑफ ऑडिट एरियाज कंसर्न जो भी थे, शेयरिंग ऑफ फीस, अनसर्टेनिटी ऑफ द वर्क डन बाय, ठीक है। नेग्लिजेंस हो गया, ओके 4 हो गए। डिफरेंट स्टैंडिंग ऑफ जॉइंट ऑडिटी 5 हो गए। क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, गुड। चलो जी ठीक है। आगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क एलोकेटेड, तो कह रहे हैं ठीक है डॉक्यूमेंटेशन करके रख लेना और कम्युनिकेट कर देना कि इसको सर्कल कर लो आप, क्योंकि भाई क्लाइंट को भी तो बताओगे ना कि P&L मैं चेक कर रहा हूँ, बैलेंस शीट ये, कल को की गलती हो गई तो P&L के लिए आत्माराम को पकड़ लेना, मतलब मिस्टर ए को, और दूसरे के लिए बीड़े भाई को। एक ही है वो, चलो जो भी है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन अवॉइडिंग एनी डिस्प्यूट और कंफ्यूजन, ठीक है। कह रहे हैं इसलिए वजह डॉक्यूमेंटेशन पता है क्यों कर लेना, ताकि डिस्प्यूट ना हो, कंफ्यूजन ना हो। वाओ, थैंक यू बोलो कि कितने अच्छे विचार बताए आत्माराम बीड़े राम ने। आत्माराम जो भी है। आगे कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन आपके पास पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पे लिख दो सिमिलर टॉपिक इन एसए 600। सिमिलर टॉपिक इन एसए 600, वहां पे था प्रॉपर लाइजन होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, अधेरेंस थे, टाइम टेबल, वो 4 पॉइंट है ना, टाइम टेबल थे, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था, डिटेल्ड क्वेश्चनियर्स का रिस्पॉन्स था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है,
In the course of work, joint auditor come across the matters which are relevant to areas of responsibility of the joint auditor which deserves their attention or which require disclosure or require discussion with या application of judgment by other auditors. He should communicate in writing. कहने का मतलब जो कीवर्ड्स थे वो मैंने बोल्ड कर दिए कि जो मैटर्स अगर रेलिवेंट हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उसको कम्युनिकेट कर लो प्लस राइटिंग में हो. वो जो दो वाले बीच में लाइनें आ रही हैं ठीक है नहीं लिखोगे चल जाएगा लेकिन ये बोल्ड वर्ड्स नहीं छोड़ने. पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं कि ये दिस शुड बी डन बाय सबमिशन ऑफ अ रिपोर्ट और नॉट प्रायर टू फाइन. ऑब्वियस है ना, अगर मैं कोऑर्डिनेट करूंगा वर्क रिस्पॉन्सिबल जो भी है तो फाइनलाइजेशन से पहले ही करूंगा ना, फाइनलाइजेशन के बाद थोड़ी कहूंगा भाई ये उसने किया था. पॉइंट नंबर 3 इफ एनी सच मैटर्स आर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ एंटिटी या अदर जॉइंट ऑडिटर by an auditor after the audit report has been submitted, other joint auditor would not be responsible. Common sense. खत्म. पहला बोल रहे हैं जो मैटर रेलिवेंट होंगे उसको कम्युनिकेट कर देंगे राइटिंग में. दूसरा बोल रहे हैं फाइनलाइजेशन से पहले कर देना. तीसरे कह रहे हैं फाइनल रिपोर्ट से बाद में किया तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे. 3 पॉइंट एक बार फिर से. टॉपिक है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स. पहला कोई मैटर रेलिवेंट होंगे तो कम्युनिकेट कर देंगे और राइटिंग में बना लेंगे बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट या ऑडिट रिपोर्ट उससे पहले. लेकिन अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट के बाद कुछ चीजें फाइनलाइज की या कोऑर्डिनेट किया तो दूसरा जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. कोई ब्रेक नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला है सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है जॉइंट और सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पेपर में बहुत बार आ चुका है जॉइंट. मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में ये भी डाला हुआ है और बताओ ये क्वेश्चन भी डाला हुआ है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो जो काम के लिए अगर आप लोग एलोकेट किया था, ऊपर किया था ना आइडेंटिफाइबल यूनिट्स कवर्ड बाय ओल्ड, ठीक है वैसे वाले. तो कह रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ work divided among the joint auditors, each other auditor is responsible only for the work allocated to him. इसको सर्कल करो, responsible for work allocated to him. और मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल है. नेक्स्ट या फिर नोट प्रिपेयर्ड अ सेपरेट रिपोर्ट. ठीक है. जॉइंट और सेवरल रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जांपल ऑन क्लोजिंग स्टॉक जो डिवाइड नहीं हो पा रही या नीचे वाले पॉइंट्स निकल के आएंगे. कब कब एक को नहीं पकड़ेंगे सभी को पकड़ेंगे, सभी सीए को पकड़ेंगे. पहला पॉइंट है ऑल जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली या सेवरली रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. पहला अगर कोई काम डिवाइड नहीं हो पाया था, काम डिवाइड नहीं हो पाया था एलोकेशन में आ रहा था ना चौथा पॉइंट कि अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा कवर्ड बाय ऑल, जब कवर्ड बाय ऑल है तो पकड़ेंगे कि भी सभी को. दूसरा in respect of decision taken by all the joint auditors concerning the nature, timing and extent of audit procedure to be performed by any of the joint procedure. कह रहे हैं अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो सभी ने मिल के लिया है, डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर, कि वो काम आपस में से कोई भी कर ले तो भाई आप भी रिस्पॉन्सिबल हो वो भी. क्यों? क्योंकि डिसीजन सभी ने लिया है. पहला पॉइंट में क्या था? फर्स्ट पॉइंट अगर काम डिवाइड नहीं हो पाया. दूसरे में बोला कि अगर डिसीजन सभी ने मिल के लिया. तीसरा however it may be noted proper execution of these audit procedure is the separate and specific responsibility of. ठीक है सही है, मतलब अच्छा खासा पॉइंट नहीं था. in respect of matters which are brought to the notice of joint auditors by any one of them and on which there is an agreement. देखा जाए सेम सेकंड की तरह ही हो गया. डिसीजन लिया या कोई ऐसा मुद्दा बीच में लेके आए, सभी ने आपस में एग्रीमेंट किया. जब आप मास बंक मारते थे कोई एक नहीं फंसता था, फंसेंगे तो सारे. जैसे हम अपने जीएमसीएस में महान चंडीगढ़ की हिस्ट्री में हमारा नाम लिखा गया ब्रांच में. हम ब्रांच में कोई भी अपना कभी हमें अपना बैच याद करवाना होता है ना, हम वही याद करवा देते हैं अपनी चंडीगढ़ ब्रांच में कि याद है अपने इधर मंदिर मनसा देवी जाते हुए एक बैच को आपने रेस्टिगेट कर दिया. अच्छा उस बैच के हो आप. तो हमने भी एक बार मास बंक किया था. तो हमारे जीएमसीएस के 2 बैचेस लग रहे थे, ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर पे एक सेकंड फ्लोर पे. हम थे सेकंड वाले. फर्स्ट फ्लोर वालों ने क्या किया, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी थी, उन्होंने मास बंक मारा. हमारी क्लास वाले तो वो कॉपी पेस्ट करने लग गए. भाई वो कर रहे हैं, अपनी क्लास की स्ट्रेंथ नहीं, आप अभी चलते हैं. इमोशनल हो के 25 बच्चे तैयार हो गए. चलो जी कहाँ? मनसा देवी, भगवान के दर.
तो वहां गए तो गए, आते हुए न्यूज में थी भाई यू ऑल आर रेस्टिगेटेड, क्योंकि मास बंक किया ना भाई, ऊपर पढ़ाने आ गई फैकल्टीज कि आप स्कूल पढ़ रहे हो, कॉलेज पढ़ रहे हो जो। तो छुट्टी तो अलाउ थी ना सबको, छुट्टी अलाउ अलग चीज होती है ना, मास बंक तो अलग चीज है। तो सबने अपनी अपनी छुट्टी ली है। नहीं नहीं नहीं। तू नहीं समझे, तू रहने दे। हाँ, तो हमारे मतलब बड़े सुनहरे अक्षरों में जब हम अगले दिन आए सुबह सुबह, तो बोर्ड लगा हुआ था कि GMCS 34 वाले, ठीक है, आप रेस्टिगेट हो चुके हो, अगले बैच फिर से लगाओगे। तो ऐसे ऐसे करके उसके बाद कि चलो, उसके बाद तो माफी मांग रही है। माफी मांगेगा कौन? माफी मांगने के लिए मुझे खड़ा कर दिया। चेयरमैन के पास गए, सेक्रेटरी के पास गए, मिन्नतें करी, फिर जाके उन्होंने, नहीं नहीं नमिता मैम तब थे नहीं, 2014 की बात है ये, तो तब नमिता मैम नहीं थे। फिर सेक्रेटरी या चेयरमैन जो भी थे, मतलब मेरे को आज भी वो दिन याद है जब, अब तो ब्रांच है ना, जो मेन चेयरमैन का ऑफिस है वो पहले, उससे पहले था वो जहाँ पे किचन है, हाँ। तो अब मॉडिफाई हो चुका है। तो मेरे को वो एग्जैक्ट लोकेशन याद है जहाँ पे हम खड़े थे। तो मेरे साथ एक सरदार जी भी चले थे, तो कुछ फाइन वगैरह लिया, तब जाके माफ किया। तो आज भी हम मस्तान सर से भी बात करते हैं किसी से ना, मैं कहा यार 2014 वाले बैच में हम भी थे, कहते वो कौन सा बैच था, क्योंकि ऐसा तो याद रहता नहीं, फिर उनको याद करवाते हैं वो जो मनसा देवी में के केस में रेस्टिगेट हुआ था, तब याद आते हैं। तो यानी कि अगर आपका एग्रीमेंट है तो फंसेंगे सारे। बेचारा हमारे में से एक दोस्त था राणा, मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ का, तो राणा जी, वो राणा जी क्या कर रहे थे उस दिन, वो अचानक एब्सेंट थे ड्यू टू हिज ऑडिट। बेचारा वो भी लपेटे में आ गया। फिर उसके सीए ने वहां पे फोन किया, 200 रुपए तब जाके बचवाए, 200 या 300 रुपए, कि ये ऑडिट पे गया हुआ था, ये मनसा देवी नहीं था। उसके बाद है फॉर एग्जामिनिंग दैट द एफएस ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर आपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, उसके लिए भी सारे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदे ने। उसके बाद है फॉर इंश्योरिंग ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइंस, ठीक है, ऊपर था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट, ये भी सारे रिस्पॉन्सिबल है रिपोर्ट बनाने के लिए। ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट अदर जॉइंट ऑडिटर हैव कैरिड आउट देयर पार्ट ऑफ वर्क एज पर जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर, गैप। तो भाई ये मान लेना कि दूसरे वाले ने भी सीए करी हुई है, ठीक है। Therefore, it would not be necessary for joint auditor to review the work performed by other। कह रहे हैं इसलिए हमेशा जरूरी नहीं रहेगा, आप एज्यूम करके चल पड़ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला है सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेपरेट में कब आएगा? जब आपने वर्क एलोकेट कर दिया कि नहीं किया, सोच के वर्क एलोकेट कर दिया तभी तो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मतलब कि अलग अलग पर्सन सेवरली रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे में है सब इकट्ठे या अलग अलग, दोनों तरीके से। कह रहे हैं अगर आपने वर्क डिवाइड नहीं किया, कोई डिसीजन आपने सभी ने लिया है, साथ साथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन या फिर एग्रीमेंट आपने सभी ने किया है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए सारे रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के लिए सारे रिस्पॉन्सिबल हो, ये मान लेना कि दूसरे वाले ने भी गैप फॉलो किया है, जनरली ऑडिटिंग अकाउंट, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर, ये वो वाला गैप नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज रिव्यू नहीं करना। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपके पास क्या था? ऊपर था रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे रिपोर्टिंग, जब भी वर्ड आएगा ना रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो तो इंपॉर्टेंट ही होगा। दूसरी चीज ये ऑडिट रिपोर्ट के मद्देनजर से पॉइंट होगा। ऑडिट रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए जॉइंट ऑडिटर एक डिसीजन लेते हैं कि आप एग्रीड रिपोर्ट पे पहुंचो भाई साहब, आपके भी पैसे बने रहे, हमारे भी पैसे बने रहे, ना आपको दिक्कत ना हमको दिक्कत, है ना। दूसरा कह रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि अगर आप एग्रीड रिपोर्ट पे नहीं पहुंच पाए, दूसरे में कह रहे हैं अगर आप एग्रीड रिपोर्ट पे ना पहुंच पाए यानी कि डिसएग्रीमेंट है, तो कह रहे हैं फिर अपने अपने ओपिनियन पेश कियो, एक्सप्रेस हिज ओन ओपिनियन थ्रू अ सेपरेट रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट ट्रू फॉल्स में आ चुका है पेपर में, ये वाला पॉइंट आ चुका है एग्जाम में। कह रहे हैं अगर आपने देखा नहीं है तो सुनो, अगर आपने देखा नहीं है तो सुनो। क्या सुनना है? 3 सीए, 2 कह रहे हैं क्लीन ओपिनियन, एक कह रहे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। मेजोरिटी एक तरफ है और नॉन मेजोरिटी एक तरफ। क्या माइनॉरिटी वाला मेजोरिटी में पिघल सकता है कि नहीं पिघल सकता? अगर आप लॉ बनाते तो कैसा बनाते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसको भी अपना होगा ना व्यू रखने का, ऐसे तो 2 लोग आपस में कुछ गपला कर सकते हैं, 2 जने खुद कुछ स्कैम या करप्शन या जो भी है कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी। और
अलग अलग आंसर कोई कि हाँ वो जो बोल रही है ठीक है सर आप छुट्टी करो बस। यानी कि मैं अब अगर आपको क्वेश्चन दूं, जो मेजोरिटी है माइनॉरिटी वाले को मेजोरिटी के साथ ही चलना पड़ेगा कि वो अपना पक्ष रख सकता है, बस यही है। क्यों? क्योंकि आपने बोला था जॉइंट ऑडिट है, तीनों की अलग लेवल है, अपना अपनी हैसियत है, छोटा ऑडिटर बड़ा ऑडिटर तो है नहीं। तो कह रहे हैं अगर आपके 5 सीए हैं, 4 कह रहे हैं क्लीन ओपिनियन, एक बोल रहा है क्वालिफाइड, सच एक तरफ होता है, अदरवाइज बीजेपी कांग्रेस तो बड़ी सारी है ना। तो यानी कि सच एक तरफ चलेगा तो चल सकता है। तो अगर अपन ना किसी शेयर होल्डर को बताते हैं, ये पॉइंट ध्यान से सुनो, अगर आप लोग शेयर होल्डर हो, आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है 4 ऑडिटर्स की, सब ठीक है, सब बढ़िया है, बहुत ही मजा आया था, और आपकी एफएस ठीक है, फिर मैं निकल के आया सत्यवादी, मैंने बोला कंपनी में ठीक नहीं है, आप 4 की बात ही नहीं मानोगे, कितना भी ठीक कर लो, एक वहम होता है ना, वो पड़ गया भाई, वो क्यों गलत बोल रहा। फिर 4 पॉजिटिव वाइब्स दे देंगे, नहीं फर्क पड़ता, एक ने क्रिटिसाइज कर दिया, सारा का सारा हमारा फोकस वहीं पे चला जाता है। जैसे ही हमारा फोकस वहां पे जाता है, हमारी आउटपुट कम हो जाती है, अगर अपन एग्जाम की बातें करते हैं। लेकिन वहम तो आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि हो सकता है सच एक ही बोल रहा हूँ, वो मेजोरिटी से बाउंड नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इसी के ऊपर कि मेजोरिटी से बाउंड नहीं होना चाहिए। 10 में से 9 सीए एक तरफ है, अकेला एक तरफ, तो कह रहे हैं वो अपनी सेपरेट रिपोर्ट दे दे और उसमें लिख देगा अदर मैटर्स पैराग्राफ, और वो ना ओएमपी दे देगा इसको। ओएमपी का मतलब होता है कि जब आप किसी मैटर के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहते हो, उसको बोलते हैं अदर मैटर्स पैराग्राफ, उसका ऐसे होता है 706। देन रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला कह रहे हैं कि एग्रीड रिपोर्ट पे भाई सब पहुंच जाओ, दोनों ही खुश रहेंगे, नहीं पहुंच पाए तो सेपरेट दे पाओ, मेजोरिटी है तो उस पर बाउंड नहीं होना, अपनी सेपरेट रिपोर्ट दे दो, सेपरेट रिपोर्ट दोगे तो ओएमपी दे देना साथ में। रिव्यू ऑफ वर्क बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स, कह रहे हैं हर जॉइंट ऑडिटर एज्यूम करेगा, ये पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं, हर जॉइंट ऑडिटर एज्यूम करेगा कि आपने एज पर एसए के अकॉर्डिंग या रेलेवेंट स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग या गैप के अकॉर्डिंग काम किया है, इसलिए इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑडिटर कि उनके काम को आप रिव्यू करते चले जाना। डन, इसी के साथ आपका स्टैंडर्ड होता है खत्म। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो पेपर में जो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अपनी सेपरेट रिपोर्ट इश्यू कर सकता है। 9th क्वेश्चन देखो, ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर वर्क एलोकेटेड टू हिम, कह रहे हैं अगर तो हाँ ठीक है, अगर एलोकेट उसको कर दिया तो सेवरल मतलब सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट ऑडिट, की ना क्यूट सा आया हुआ है, तो स्टार्टिंग में लिख देना वेयर 2 or more ऑडिटर्स, एक ही कंपनी की ऑडिट वगैरह करते हैं, तो ऐसे ऐसे करके। सर जैसे शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट ऑडिट आ गया है, तो हम इसमें ऐसे के बारे में लिखेंगे? बिल्कुल लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, 1 नंबर तो वहीं से मिलेगा। ऐसे के बारे में ही तो लिखेंगे, ऐसे के बारे में ऐसे का नाम, नंबर और मीनिंग लिख दो। नहीं, अगर तो शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट आता है तो 3 नंबर का आएगा मैक्सिमम, तो नाम नंबर लिख के थोड़ा मीनिंग लिख देना, ज्यादा से ज्यादा उनकी डेफिनेशन लिख देना या कुछ प्रोसीजर लिख देना, कोई एक टॉपिक अपनी मर्जी से। ऐसे कैसे थैंक यू, बिल्कुल है। अभी हमारा 147 भी चलेगा, थोड़ा सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ब्रेक लो 2-3 मिनट की। 147 देखो, कल की क्लास छोटी लगी थी तब आप कुछ बोलते नहीं हो, जब क्लास बड़ी लगती है ऐसे कैसे बच्चे हो? क्लास कल छोटी थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट है 147 पनिशमेंट। अभी तो ब्रेक पे हैं। अभी हम ब्रेक पे हैं, नहीं सर खत्म करा दो, आपने करा एक ब्रेक है। क्या करनी है ब्रेक? 1 मिनट जिंदगी की
लोगों जिंदगी को क्या मतलब छोटी छोटी चीजें मांगनी है तो जान मांगो। दूंगा नहीं सर। हाँ, देंगे नहीं मतलब मांगने के लिए, मतलब क्या ब्रेक मांगते रहते हो। प्रॉमिस डे है, प्रॉमिस लो, प्रॉमिस दो कि हमने पहले ही अटेम्प्ट में ग्रुप्स निकालने हैं एग्जामिशंस के साथ। का नाम रोशन करना है। हाँ, नाम रेशन क्या यार ब्रेक मांगते हो, मतलब छोटी छोटी बातें। सीए करके भी वही छोटी मोटी बातें। ब्रेक की मिलेगी आपको पनिशमेंट, ब्रेक की मिलेगी पनिशमेंट सबसे पहला 147 का 147 का 1 कहता है ओवर द कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कह रहे हैं अगर आपने इफ एनी प्रोविजन 139 से 147 अगर आपने कोई फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट कितनी लग सकती है। कह रहे हैं कंपनी के ऊपर, तो चार्ट बनाओ ना। ऑन कंपनी, पहला ऑन कंपनी के ऊपर कितनी लग रही है 25,000 बनाओ जल्दी से चार्ट बनाओ और इसको लिख दो, इस सेक्शन को लाना। अदरवाइज में बहुत कम, वैसे तो पेनल्टीज आई हैं हमारे पास, लेकिन ये पेनल्टीज पेपर में आती होती हैं 147 की। तो कंपनी के ऊपर लग रही है 25,000 से 5 लाख और दूसरा आपके पास है ऑफिसर के ऊपर लग रही है तो देखो जेल भी होगी। कंपनी को जेल क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो कह रहे हैं 10,000 से कि भाई गरीब लोग हैं हम, 10,000 से 1 लाख या फिर और जेल अप टू 1 ईयर। देखना और बोथ है और बोथ, ठीक है। पनिशमेंट 147 का 1 कंपनी के ऊपर कितनी 25,000 से 5 लाख। अगर आपने 139 से 147 तक प्रोविजन फॉलो नहीं किए, कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन होती है। ऑफिसर के ऊपर 10,000 से 1 लाख या फिर जेल 1 साल की ओवर द ऑडिटर। अब आएगा मजा। कह रहे हैं 139, 143, 45, 44 नहीं की तो पहले तो इसको लिखना अमेंडमेंट थी, आज से अभी फ्रेश अमेंडमेंट नहीं है, 1 आध साल पुरानी थी। तो कह रहे हैं या तो 5 लाख विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 एक्सटेंडेड टू, यानी कि 25,000 से 5 लाख या फिर 4 times of remuneration। 4 times। इसमें से ये लेस की बात हो रही है, तो यानी कि आपकी मिनिमम पेनल्टी है 25,000 नॉट बी लेस देन बट एक्सटेंड टू 5 लाख या 4 टाइम्स ऑफ रेमुनरेशन। इन दोनों में से जो भी लेस आएगा वो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखो, बी देखो कैसा है। बी कह रहे हैं अगर ए पॉइंट में तो ये बोल दिया, ठीक है, जर्नल पेनल्टी। बी में देखो आपके पास कहीं ना कहीं फ्रॉड या कुछ विलफुल आ रहा होगा, आ रहा है, तो सेकंड में लिखो इफ विलफुल ओमिशन या विलफुल कॉन्ट्रावेंशन। तो इसमें मेरे को बताओ कि मिनिमम 1 लाख, 1 लाख से 25 लाख या फिर विच एवर इज लोअर। देखो इसमें जेल नहीं आई कहीं पे, है पड़ी, है ना? ऊपर भी जेल थी, ऊपर नहीं थी, चलो देख लेंगे। तो अगर विलफुल है तो विलफुल में देखो कितनी है। ऑफिसर की मैक्सिमम पेनल्टी कितनी थी, ऑफिसर की 1 लाख। यहाँ से शुरू हो रही है बात। फिर कह रहे हैं ऑफिसर है छोटा, भाई ऑडिटर है और वो भी विलफुल, 1 लाख से तो शुरू करेंगे। मैक्सिमम 25 लाख की डिस्कशन अपनी एग्जाम क्लास में बहुत बार हो चुकी है। 25 लाख या फिर सोच के देख लो आप, अगर आप 3 लाख रुपए फीस ले रहे हो तो 24 लाख तक जा सकती है। मतलब सैलरी का 8 गुना जुर्माना लगाएंगे हे ऑडिटर अगर तूने पाप की है तो। यमराज खुद आएगा। 1 लाख से 25 लाख, 1 लाख से 25 लाख के 8 टाइम्स व्हिचएवर इज लेस। अभी और जेल कितनी है 1 ईयर तक जेल। अच्छा एंड है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर और ना करो, इसको एंड करो ना फिर, क्योंकि यहाँ पे उसने पाप किया है, संगीन अपराध, तो एंड। चलो ठीक है, अभी माफ नहीं कर रहे, कह रहे हैं अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज देखो ऑडिटर की, अदर लाइबिलिटीज कह रहे हैं ये तो वो पैसा है जो कंपनीज एक्ट वालों को चुकाना है। कंपनी के पैसे चल कर वापस कर देंगे,
कंपनी को कोई डैमेज हुए तो कर वापस कर देंगे। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी निकल के आई? 1 लाख से 25 लाख, अगर नोइंग है ना, विलफुल ओमिशंस है तो 1 लाख से 25 लाख या 8 गुना, विच एवर इज लेस, एंड 1 साल तक की जेल, या फिर एंड है तो बहुत ही हो गई। अदर लाइबिलिटीज, रिफंड करो पैसा और कोई डैमेज हुए तो भी। नोटिफाई द अथॉरिटी टू पे द डैमेज। द सीजी शैल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी और एनी ऑफिसर फॉर इंश्योरिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट। सीजी अपॉइंट करेगी कि भाई साहब ने पैसे पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, और फिर वो अथॉरिटी सीजी को रिपोर्ट दे देगी कि हाँ भाई साहब ने पैसे पहुंचा दिए। फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, वेयर इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी बीइंग कंडक्टेड बाय एन ऑडिट फर्म इट इज प्रूव्ड। मेरे को बताओ, एक कंपनी 3 जने थे, मैं, अनुज और राघव, फर्म में, ठीक है। राघव और अनुज जूनियर थे, मैंने इनके नाम पे बड़े फ्रॉड किए, एक दिन मैं पकड़ा गया, फिर आपको जेल। हाँ जेल, अब मुझे बताओ, जेल मुझे तो हुई, मैंने बोला अनुज और राघव को भी लेके आओ, वो भी पार्टनर्स थे ना, तो उनको होगी कि नहीं होगी? होएगी। अच्छा नहीं होगी, आप कह रहे हो। अब अगर आपको लॉ बनाना हो, छोड़ दो है कि नहीं है, लॉ बनाना हो तो कैसा बनाओगे? तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। किसको? आपकी आपकी डबल हो जानी चाहिए, क्योंकि आप ऑडिट ज्यादा पढ़ा रहे हो ना। तो कह रहे हैं कंसर्न्ड पार्टनर को जेल होगी, मतलब जिसने फ्रॉड किया है सिर्फ उसी को जेल होगी। हाँ, वो जेल का भागीदार सिर्फ मैं रहूंगा, पुण्य में भी पाप में भी, ठीक है। तो ओनली कंसर्न्ड पार्टनर, इसको ऐसे बोलते हैं, ओनली कंसर्न्ड पार्टनर, उसको जेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर जो भी है शैल ओनली बी लाइबल, कंसर्न्ड पार्टनर लाइबल रहेगा। इसी के साथ आपका सेक्शन 147 खत्म होता है, लेकिन छुट्टी नहीं होती, हम इसको रिवाइज करेंगे। पहला 147 का 1 पेनल्टी पहले किसके ऊपर लग रही है? कंपनी के ऊपर। कितनी? 1 लाख से 25,000 से 25,000 से 5 लाख। उसके बाद ऑफिसर के ऊपर 10,000 या फिर ऑडिटर के ऊपर अदर 25,000 रिफंड कर दो, और कोई डैमेजेस वो भी है। ऑडिटर की पेनल्टीज विदाउट 10,000 से 1 लाख। सोच के बोलो, ऑडिटर की 25,000 से 5 लाख। यहाँ पे 25,000 है क्योंकि ऑडिटर है, तो ऑडिटर को तो लपेटा गया था, यहाँ से याद किया करो। ऑफिसर गरीब बच्चा, यानी कि डायरेक्टर्स गरीब लोग हैं, ऑडिटर अमीर लोग हैं, ठीक है। तो ऑडिटर के ऊपर 25,000 से 5 लाख, और विलफुल है तो 1 लाख से 25 लाख या 8 लाख, एंड 1 साल की जेल। डन डन डन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट, बाय बाय।